सी फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी में मैं एम्प्लॉय नहीं था, मतलब टेक्निकली लीगली मैं एम्प्लॉय नहीं था। अनअकैडमी में आई वाज एंजॉय करता था कि आई वाज द ओनली एजुकेटर हु नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद एनीथिंग दैट अनअकैडमी एवर डिड। Okay. जैसे जितने भी हमारे बाकी कलीग्स थे, तो अनअकैडमी छोड़ने का कभी गिल्ट नहीं है, बिकॉज ये वाली चीज तो कभी मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था कि आई कंप्लीटली शट डाउन ऑल माय मतलब मैं इंस्टाग्राम शट डाउन कर दूं, मैं अपना यूट्यूब शट डाउन कर दूं। Obviously, sir. हाँ, तो गिल्ट बिल्कुल भी नहीं है अनअकैडमी में छोड़ने का गिल्ट बिल्कुल नहीं है। मैं मिस बहुत करता हूँ अनअकैडमी, बहुत मिस करता हूँ मैं। वो इतना अच्छा टाइम था, Right. टीम बहुत अच्छी थी, सारे एजुकेटर्स। एंड सर काफ़ी हद तक अभी भी है ना मतलब एक मन में भ्रम पाल के रखे लोग ना कि लास्ट के 1 महीने में वो कंप्लीट करके क्लियर कर लेंगे एग्जामिनेशन को, और कई हद तक आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एंड एजुकेटर्स भी। राइट सर, व्यूज आएंगे ना, हम क्यों नहीं बनाएंगे, हमें भी तो व्यूज चाहिए। राइट सर, being very honest. राइट सर, सैल्यूट टू यू सर फॉर सेइंग दैट। माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट है सर, मैं बोल रहा हूँ जो भी इसको देख रहा है ना, मेरे को नहीं लगता कि इससे ऑनेस्टी से कोई एजुकेटर अपनी बात रख सकता है। मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अभी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं। सैल्यूट टू यू सर, आप मेरे इंस्पिरेशन पहले भी थे और आज ये करने के बाद मतलब मैं अगर होता तो मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं ये ओपन बुक एग्जामिनेशन की जगह पर मैं इंटरनेट की एक्सेस अलाउ करता। ओके, ठीक है, मैं इंटरनेट की एक्सेस, क्योंकि अल्टीमेटली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीसीएल क्रिएशंस। यू आर वाचिंग द लेजेंड्स टॉक सीजन 1, जहां बातें इंस्पायरिंग नहीं गेम चेंजिंग होती है। और आज के हमारे लेजेंड, ये ही इज़ नॉट जस्ट एजुकेटर, ही इज़ अ फेमस कंटेंट क्रिएटर, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज़ अ को फाउंडर ऑफ इंडियाज लीडिंग एडटेक फॉर सीए कोर्स, ये एकाग्रता सीए। सीए निशांत कुमार सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी टाइम से ये पॉडकास्ट हमने मैनिफेस्ट किया था कि ये हो रहा होगा एंड दिस इज़ हैपनिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। Thank you, Avnish, for having me here. Looking forward to a great conversation. एंड सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो अभी आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स भी हैं, उनका एक बहुत जेन्युइन सवाल है कि आपका सीए में आना कैसे हुआ, आपने सीए को क्यों चूज़ किया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? यार मैंने चूज नहीं किया, ऑनेस्टली मैंने सीए कभी भी चूज नहीं किया। मैं सीए में बहुत एक्सीडेंटली आ गया था। Okay. और मैं एक्सीडेंटली बन गया था। तो जैसे वो बहुत पहले एक बुक आई थी एक्सीडेंटल बिलियनियर, जिसके ऊपर वो मूवी भी बनी है सोशल नेटवर्क के, फेसबुक कैसे बना। अच्छा। ठीक है, तो मेरे लिए एक्सीडेंटल सीएस की अगर कोई बुक बनेगी तो उसमें सबसे पहला नाम मेरा ही होने वाला होगा। बट आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग दिस अ लॉट। तो आई विल टेल यू द स्टोरी। तो बेसिकली आई वांटेड टू डू इंजीनियरिंग। Okay. मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बनना चाहता था। एंड साथ ही साथ मेरा थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ इंक्लिनेशन था कि आई वांटेड टू एक्ट एज वेल। Okay. तो जब मैं स्कूल में था तो मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा एंड कॉलेज के फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करूंगा, और फिर 4 साल इंजीनियरिंग के बाद उसके बाद आई गो टू मुंबई एंड मे बी आई डू सम एक्टिंग कोर्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, बट फिर 11th और 12th में जब मैंने साइंस ली तो मैं जेई की तैयारी और स्कूल के सीबीएसई वाले बोर्ड के साथ में मेरा कोप अप नहीं हो पाया। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, बहुत मतलब भरे पड़े रहते हैं। तो उनमें से एक मैं भी था कि जेई की तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई पर फोकस नहीं हो पाता, सीबीएसई की तैयारी करो तो जेई पर फोकस नहीं हो पाता। कई सारे लोग कर भी लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। मेरे खुद के कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसा किया था कि सीबीएसई में भी अच्छे मार्क्स आ गए, आईआईटी भी क्रैक हो गया, फिर आईआईएम भी हो गया, फिर वो सब है, बट मुझसे नहीं हो पाया था। तो मिड 12th में मैंने ये वाला सपना ही छोड़ दिया था कि मैं आईआईटी जेई से इंजीनियरिंग करूंगा। क्या पता लगा कि जेई की तैयारी के चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ, 12th ही रिपीट करनी पड़ गई। राइट सर। तो ये वाली सिचुएशन आ गई। तो मैंने फिर 12th के बीच में जेई की तैयारी छोड़ दी थी एंड आई फोकस ओनली ऑन सीबीएसई। एंड ऑब्वियसली फिर उसके बाद जब सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे तो किसी भी अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाया, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए तैयारी ही नहीं की थी। तो ना जेई में हुआ, AIEEE में नहीं हुआ। मुझे याद है मैंने बीआईटी दिया था, बिट्स पिलाने के लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं था, मेरी परसेंटेज बोर्ड की कम आई थी। अच्छा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, यूपीटीयू में नहीं हुआ था, मतलब बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे थे। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं एक साल में ड्रॉप कर लूं और ड्रॉप करने के बाद फिर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूं, बट आई डिडंट वांट टू ड्रॉप अ ईयर। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप करूं। फिर घर पे बात हुई, पापा के साथ डिसाइड हुआ, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि यार जब एक्टिंग ही करनी है तो व्हाई नॉट डायरेक्टली गो फॉर एक्टिंग राइट नाउ। राइट। तो फिर इंडिया के बेस्ट 2 स्कूल्स ढूंढे गए। तो 2 स्कूल्स थे, एक था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में था, एक था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में था। ओके। दोनों में ही जो एक्टिंग के कोर्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो था कि बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके। तो मैं ग्रेजुएट तो था नहीं, तो मुझे ग्रेजुएशन तो करनी ही थी। राइट। अब ये सवाल हुआ कि भाई ग्रेजुएशन किस में की जाए। तो माय डैड सजेस्टेड कि तुम बीकॉम कर लो। ओके। बीकॉम कर लो और बीकॉम आसानी से हो जाता है। ठीक है, मैं कहा पर मैं तो साइंस स्टूडेंट, मुझे तो कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। एंड सिंस माय डैड हैड बीन अ टीचर, माय डैड इज स्टिल अ टीचर, और वो उन्होंने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं,
तो उन्होंने कहा कि अरे वो कॉमर्स तो बहुत आसान होती है, एंड आई टीच यू एंड आई हेल्प यू आउट एंड सब हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, इफ यू आर सेइंग कि बीकॉम कर लो तो बीकॉम कर लेता हूँ। यहाँ पर पापा ने गेम खेला। यहाँ पर पापा ने कहा तुम एक काम करो, हाँ। जब तक तुम बीकॉम कर रहे हो ना, तुम अपने आप को सीए में भी एनरोल कर लो। उस समय सीए फाउंडेशन को सीपीटी कहते हैं, राइट। मैंने कहा तुम सीपीटी में भी एनरोल कर लो। मैंने कहा ये क्या होता है? तो आई हैड नो आइडिया अबाउट द सीए कोर्स, एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट द सीए कोर्स। तो पापा ने मुझसे कहा कि तुम सीए कोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा मैं बताता हूँ आपको। तो देखो क्या होता है ना, सीए में इंटरमीडिएट लेवल के बाद आर्टिकलशिप करनी होती है, राइट, ठीक है। अब आर्टिकलशिप में मैं देख रहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ पर काम कैसा होता है, जॉब के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सीए बनने के बाद जॉब करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं क्या करूंगा। तो आर्टिकलशिप के दौरान मुझे ये समझ में आ गया कि ना तो मैं जॉब कर सकता हूँ ना मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मुझे दोनों ही कामों में इंटरेस्ट नहीं था। आर्टिकलशिप करने में मुझे बहुत मजा आता था। आई यूज्ड टू एंजॉय यू नो रीडिंग अबाउट टैक्स लॉज एंड एवरीथिंग, मुझे बहुत मजा आता था उसमें। लेकिन मैं अगर अपने आप को इमेजिन करता था ना कि समडे आई एम द बॉस ऑफ दिस ऑफिस और मे बी माय ओन ऑफिस, आई एम द पार्टनर ऑफ अ सीए फर्म एंड आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस, तो वो चीज कभी मुझे एक्साइट नहीं किया उस चीज से। Okay. तो फिर मैं यही सोचा था कि यार कैसे क्या करूंगा मैं सीए बनने के बाद, अगर मैं सीए ही बन रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर आई थिंक इट वाज माय सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। तो जब मैं सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आया तो बहुत सारे जूनियर आर्टिकल्स आए थे ऑफिस में, right. और वो जूनियर आर्टिकल्स बीच बीच में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पूछते थे अकाउंटिंग से रिलेटेड, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछ लिया कि यार बीआरएस क्या होता है, बहुत बेसिक चीजें जो जिसमें सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। बीआरएस क्या होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है, right, ये सारी चीजों से रिलेटेड वो लोग पूछते रहते थे। मेरी अकाउंट्स अच्छी थी, मेरी अकाउंट्स काफी अच्छी थी, एंड मैं उन लोगों को हेल्प करता था कि देखो ये होता है। मैं एकदम फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाता था, बताता था कि देखो ऐसे ऐसे होता है, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय, आई आल्सो यूज्ड टू एंजॉय। ओके, तो दे यूज्ड टू से कि यार निशांत भैया पढ़ाते बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत मजा आता था पढ़ाने में। तो ये आई स्पेसिफिकली रिमेंबर इट वाज अक्टूबर 2013, right, when I realized कि अगर मैं सीए बनने के बाद, अगर मैं सीए बन जाता हूँ और सीए बनने के बाद मैं एक्टिंग वगैरह में नहीं जाता हूँ तो फिर मैं टीचिंग करूंगा। तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड दैट आई वुड वांट टू टीच। ओके, ठीक है, तो ऐसे डिसाइड हुआ कि मैं टीचिंग करूंगा और मैं टीचिंग अकाउंट्स करूंगा। तो आई वाज प्राइमरीली एन अकाउंट्स टीचर। मुझे अकाउंट्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मेरी अकाउंट्स है भी बहुत अच्छी, और अकाउंट्स में बहुत जो एकदम माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, वहां तक का कॉन्सेप्ट मेरा एकदम अकाउंट्स का क्लियर है। तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट अकाउंटिंग एंड आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू बाय गिविंग अ वेरी बेसिक एग्जांपल, समथिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल और समथिंग लाइक दैट। अकाउंटिंग हो जाएगा। तो मैंने अकाउंट्स पढ़ाना ही स्टार्ट किया। मेरी सीए की जर्नी के बीच में मैंने अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया। 11th और 12th के स्टूडेंट्स को मैंने अकाउंट्स पढ़ाया। दैट वाज इन 2017 एंड 18। आई वाज स्टिल अपीयरिंग फॉर माय सीए फाइनल एग्जाम। सीए फाइनल में मुझे बहुत सारे अटेम्प्ट लगे थे। तो उन अटेम्प्ट्स के बीच में ही मैंने अकाउंट्स पढ़ाना शुरू किया, एंड आई वाज एंजॉयिंग। 11th और 12th के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स रिकॉर्ड करना शुरू किया। वर्चुअल क्लासेस, मैंने वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड करनी शुरू की कि मैं पेन ड्राइव्स सेल करूंगा। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स जब खत्म हुआ तो उसके बाद फिर ये मेरे माइंड में प्लान था कि मैं सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और सीए फाइनल का अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। आई वांटेड टू बी एस्टैब्लिश्ड एज एन अकाउंटिंग टीचर फ्रॉम फाउंडेशन टिल फाइनल। ओके, अगर किसी को अकाउंट्स पढ़ना है सीए निशांत कुमार के पास जाओ, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो। okay. मेरा ये मेरे माइंड में प्लान था। अब उसके बाद क्या हुआ, अच्छा मैथ्स को लेकर ना मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन था। मैथ्स को लेकर हमेशा से, इवन व्हेन आई वाज ऑन सीपीटी, जब मैं सीपीटी भी था तो भी, अब क्योंकि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जिससे सब लोग दूर भागते हैं, राइट सर। जब मैं सीपीटी की क्लासेस कर रहा था तो जितने भी क्लासमेट्स थे उनको मैथ्स में दिक्कत होती थी। आई यूज्ड टू टीच देम मैथ्स। ओके, क्योंकि मेरी 11th 12th में मैथ्स पढ़ी हुई थी। मैंने आईआईटी जेईई की तैयारी थोड़ी बहुत टूटी फूटी जैसी भी की थी, लेकिन वो की थी। तो मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, राइट। मैथ्स में इंटरेस्ट था, और मजे की बात मैथ्स मेरी बहुत वीक थी। जब मैं स्कूल में था मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, एंड यू आर द लेजेंड ऑफ मैथमेटिक्स सर अभी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मेरी मैथ्स इतनी वीक थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, राइट। तो व्हाई एम आई एबल टू टीच मैथ्स दिस वेल इज बिकॉज I teach in a manner in which I used to expect somebody to teach me. Okay. क्योंकि मैं बहुत वीक था। अच्छा। मुझे लगता था यार कोई एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप करके बताए यार। अज्यूम ना करे कि कोई एक स्टेप मुझे पता है। हाँ, एग्जैक्टली सर। अजम्पशन नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये टर्म्स को अगर मैंने इक्वल टू के, अगर मैं कोई इक्वेशन है, ये वाला टर्म मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, ये वाला टर्म मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, अजम्पशन नहीं चाहिए मुझे। मुझे बताओ कि तुमने ये किया है। राइट सर। है ना?
कि मुझे कैसे पता तुमने क्या कर दिया, अपने दिमाग में तुमने कुछ सोचा लिख दिया, मुझे कैसे समझ में? सही बात है। एग्जैक्टली इसलिए बच्चे हेड भी करते हैं मैथमेटिक्स को पहले भी, क्योंकि वो बहुत बेसिक स्टार्टिंग से चलता आ रहा है स्टैंडर्ड्स। राइट सर। राइट। तो अब यही वाली जो चीज जो मैं एज अ स्टूडेंट फेस करता था मैथ्स पढ़ते समय, वो मैंने सोचा कि यार शायद ये बाकी स्टूडेंट्स भी फेस करते ही होंगे, तो मैंने वैसे ही पढ़ाना शुरू किया। राइट। इनिशियली मुझे लगा कि यार मैं शायद बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, एक्सेसिवली स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स ने उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया कि यार ये तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा बस ठीक है। तो जो पेन पॉइंट है स्टूडेंट्स का, वो मुझे समझ में आया, बिकॉज आई स्टिल, क्योंकि वो मेरे साथ खुद वो बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। ओके, तो आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसके बाद फिर आपने उसको अपने टीचिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया। राइट। राइट। तो मैंने मैथ्स को लेकर मेरा इंक्लिनेशन हमेशा से था, एंड देन मैथ्स आल्सो माय डैड सजेस्टेड। जब मेरे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स की क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर ली, तो फिर मैंने डैड से बात की कि अब मैं सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट सोच रहा हूँ रिकॉर्ड करने का। तो पापा ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम सीए फाउंडेशन का मैथ्स उठा लो। ओके। तो मैंने कहा अच्छा मैथ्स अभी उठा लूं या सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स के बाद उठाऊं? बोले नहीं, तुम सीए फाउंडेशन का मैथ्स उठाओ। अच्छा। दिस इज 2020। This is no, sorry. This is 2019. This is 2019. Okay. 2019 में there was only one big teacher of mathematics. That was Jatin sir. Right sir. जतिन डेमला सर के अलावा और कोई as such बड़ा नाम मैथमेटिक्स को लेकर नहीं था। Right sir. ठीक है। जितने भी मैथ्स के टीचर्स थे सारे इंजीनियर्स थे, और जो इंजीनियरिंग वाले टीचर्स जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा स्किप कर करके पढ़ाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए सीए फाउंडेशन की मैथ्स बहुत ही बेसिक होती है। राइट सर। ठीक है। तो उनको लगता है कि यार ये सबको आता होगा। राइट। वो आता होगा, क्योंकि उन लोगों को तो बहुत ज्यादा आता है। हाँ, उनके लिए तो बहुत इजी है। हाँ, तो इसलिए उनके साथ कभी स्टूडेंट्स का उतना अच्छा कनेक्ट बन नहीं पाता। मैं तो नहीं जानता किसी भी टीचर को ऐसा बनता होगा। अग्री अग्री। तो मैथ्स को लेकर एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया मुझे। पापा ने मुझे सजेस्ट किया मैथ्स, मैंने कहा चलो मैथ्स पढ़ाना शुरू करते हैं, मैथ्स रिकॉर्ड कर लेंगे, मैथ्स के बाद फिर सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब मैथ्स मैं खुद कई सालों बाद पढ़ रहा था। लास्ट मैंने मैथ्स पढ़ी थी 2012 में बीकॉम थर्ड ईयर में। अच्छा। तो बीकॉम थर्ड ईयर में, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद था, तो मैंने बीकॉम थर्ड ईयर में मैथ्स ले ली थी। ओके। तो बीकॉम थर्ड ईयर के बाद मैं मैथ्स पढ़ रहा था, तो मैं खुद बहुत सालों बाद पढ़ रहा था। एंड उसको सिंप्लीफाई करना, उसके नोट्स बनाना, आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी सब कुछ काफी जम्बल्ड अप करके दिया हुआ है, उसको कंसोलिडेट करना, स्ट्रक्चर करना, उस सब में मुझे काफी टाइम लगा। तो आई रिमेंबर स्पेसिफिकली मैंने जून या जुलाई 2019 से मैथ्स की क्लासेस रिकॉर्ड करनी शुरू की थी, और मैं अप्रैल 2020 में जाकर रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर पाया था। इट टुक मी सो मच टाइम। अच्छा। बीच में बीमार भी पड़ा, शादी भी हुई, कोविड भी आया, सब हुआ। अच्छा। फिर अप्रैल 2020 में मेरी मैथ्स की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई, एंड देन फिर अब कोविड था, एग्जाम्स का पता नहीं था। वो 2020 एकदम मार्च 2020 में कोविड एकदम पीक पर था। राइट सर। इंस्टीट्यूट एग्जाम्स पोस्टपोन कर चुका था, और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो चुके थे, और कहीं पर कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ था नहीं, और मैथ्स की क्लासेस मेरी रिकॉर्ड हो चुकी थी। अच्छा। तो फिर अब मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लासेस का जो चैनल था, जहां पर मैं स्कैनर क्लासेस वाले चैनल में था, स्कैनर क्लासेस भी मेरे पापा ने शुरू किया था। तो उस वाले चैनल पे मैंने सोचा कि मैं फ्री फास्ट ट्रैक बैच लेकर आता हूँ, अकाउंट्स का भी लेकर आऊंगा, मैथ्स का भी लेकर आऊंगा, क्योंकि मैथ्स अभी रिकॉर्ड करके खत्म हुआ है, तो मैथ्स फ्रेश है, मैथ्स का फ्री फास्ट ट्रैक अनाउंस कर देते हैं। तो आई रिमेंबर मई 2020 में मैंने फास्ट ट्रैक मैथ्स का अनाउंस किया, और 1 जून से मैंने फास्ट ट्रैक मैथ्स यूट्यूब पे लाइव तो नहीं पढ़ाता था, मैं लाइव रिकॉर्ड कर लेता था, फ्रेश रिकॉर्डिंग, उसको मैं फास्ट ट्रैक की तरह से प्रीमियर करना मैंने शुरू किया। 6-7 दिन के अंदर अंदर अनअकैडमी से कॉल आ गया मुझे। ओके। कि वो आज कि हमें मैथ्स के टीचर की जरूरत है और आप आइए। तो मैथ्स के कुछ वीडियोस में डाल रहा था, जब वाइल रिकॉर्डिंग द क्लासेस आल्सो मैं बीच में कुछ वीडियोस डाल रहा था, बट ये फास्ट ट्रैक वाली जो बात हुई उससे चीजें एकदम एक्सपेडाइट हुई। ओके। ये फास्ट ट्रैक बना, फास्ट ट्रैक गया, रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स YouTube पे जाने शुरू हुए, एंड देन अनअकैडमी कांटेक्टेड मी कि वी नीड अ टीचर फॉर सीए फाउंडेशन मैथ्स एंड ऑल दैट। तो उसके बाद फिर ये हुआ। एंड सर फिर आपने अकाउंट्स क्यों छोड़ दिया सर? अकाउंट्स तो आपका बहुत अच्छा था, जैसा कि आप बता रहे हो कि आपको बेसिक से आप बेसिक एग्जांपल देख करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपने छोड़ा क्यों? नहीं, अकाउंट्स मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि अनअकैडमी में ऑलरेडी अकाउंट्स के टीचर थे। ओके। तो अंशुल सर। अनअकैडमी में जब मेरा अंशुल सर, तो अनअकैडमी में मेरा इंटरव्यू अंशुल सर ने लिया था। ओके। एंड अंशुल सर ने मुझे बताया कि हमें मैथ्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है, हमने आपका मैथ्स देखा और मैथ्स आपका अच्छा है। तो मैंने अंशुल सर से बोला, मैंने कहा सर मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मतलब मैं प्राइमरीली अकाउंट्स का टीचर हूँ और मैं अकाउंट्स पढ़ाना चाहता हूँ।
तो उस समय अंशुल सर ने मुझसे कहा कि देखो अकाउंट्स के तो बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचिंग मैथ्स इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, राइट सर, एंड यू टीच वेल, तो यू कम फॉर मैथ्स इनिशियली एंड देन इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू अनअकैडमी में अकाउंट्स से भी। तो अंशुल सर ने कहा, अंशुल सर ने इंटरव्यू के समय ही बोला था कि आप पहले मैथ्स के लिए आओ, हम आपको मैथ्स के लिए लेते हैं, और उसके बाद अगर आपका मैथ्स अच्छा चल गया, यहाँ पर सब कुछ हो गया और फिर आपका मन करे तो आप अकाउंट्स भी पढ़ा लेना। लेकिन उसके बाद फिर मैथ्स में ही इतना टाइम ऑक्यूपाई होने लग गया कि उसके बाद फिर अकाउंट्स की एज सच कोई जरूरत ही नहीं फील हुई कि मैं अकाउंट्स भी पढ़ाऊं या कुछ भी। मतलब मुझे याद है बहुत अच्छे से अनअकैडमी के बीच में भी कई बार ऐसी भी बात हुई थी, अंशुल सर ने खुद ही मुझसे कहा था कि जब भी आपका मन करेगा तो आप बताना, आप अकाउंट्स भी पढ़ा सकते हो एंड ऑल। तो वो एज सच कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज नहीं थी कि अंशुल सर की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन आया हो या कुछ, तो वो तो मतलब सपोर्ट ही करते थे कि ठीक है अकाउंट्स में पढ़ाने तो पढ़ा लो एंड ऑल। बट ये बात है कि मैं मैथ्स में इतना ज्यादा ऑक्यूपाई हो गया था, मैथ्स में लोगों को इतना ज्यादा मजा आ रहा था, मुझे खुद इतना ज्यादा मजा आ रहा था, हाँ। तो फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, फिर ये बढ़िया चल रहा है, आई एम आल्सो एंजॉयिंग। एंड सर आपका हॉबी था आपका एक्टिंग, जैसा कि आपने बताया स्टार्टिंग में आप एक्टिंग करना चाहते थे, तो आपने एक्टिंग के अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया कंटेंट क्रिएशन में? वो मैं कोशिश करता रहता हूँ लगातार। सर टेल मी समथिंग अबाउट योर कंटेंट क्रिएशन सर, काफी आप पैशनेट हो उसको लेकर के? बहुत बहुत काफी पैशनेट हो और आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स है उसको लेकर के। टेल मी समथिंग अबाउट दैट कि वो इंस्टाग्राम पे कैसे शुरू हुआ? इंस्टाग्राम पे यार इनिशियली शुरू हुआ था बिकॉज़ आई वांटेड टू डू डिजिटल मार्केटिंग। ओके। और इंस्टाग्राम का चैनल क्रिएट करने का भी जो क्रेडिट है वो मैं अपने 2017 के स्कूल के स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि उन लोगों ने मुझे किया था, तब जब मैंने एकदम स्टार्ट किया था तो मैंने फेसबुक पे शुरू किया था। Okay. एंड देन वो जो स्टूडेंट्स थे 11th क्लास के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप इंस्टाग्राम पे आओ, नोबडी यूजेस फेसबुक एनीमोर। ओके। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है क्या? तो बोले हाँ, यू कम टू इंस्टाग्राम। राइट। तो मैंने इंस्टाग्राम का चैनल ओपन कर लिया था, हाँ। बट मैं उस पे कोई एक्टिविटी नहीं करता था। तो कई साल इंस्टाग्राम का चैनल मेरा ऐसे ही पड़ा रहा, उस पे कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। But it was in starting of 2022 when I started creating content on my channel CA निशांत कुमार। CA निशांत कुमार वाले चैनल पे मैंने रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया because I wanted to do digital marketing। ओके। क्या जितना हम लोग अनअकैडमी में पढ़ाकर YouTube के थ्रू अपना प्रमोशन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, बट कोई और भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से हम स्टूडेंट्स को अवेयरनेस फैला पाए कि हम लोग भी पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ पाए। राइट। तो वहां से मैंने 2022 में इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, तो दैट वाज CA निशांत कुमार। और फिर इस बीच में फ्रॉम सिंस 2020 से मैं स्टॉक मार्केट्स को लेकर भी काफी ज्यादा पढ़ने लग गया था, सीखने लग गया था। राइट सर। तो फिर और मैं ग्रो के साथ एसोसिएटेड था। ओके। तो 2-3 साल मैंने स्टॉक मार्केट्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया था। ओके। तो 2023 से फ्रॉम 1st of July 2023 व्हिच इज CA डे, तो CA डे पर मैंने एक फ्रेश इंस्टाग्राम चैनल लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ FinTax by निशांत, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहता हूं। राइट। ये वाला कंटेंट मैंने एक बार CA निशांत कुमार वाले चैनल पे डालने की कोशिश की थी, बट वो चला नहीं बिकॉज़ द ऑडियंस बेस वाज ऑफ CA स्टूडेंट्स। राइट सर। और CA स्टूडेंट्स को अचानक से मैं स्टॉक मार्केट के कांसेप्ट बता दूंगा तो नॉट एवरीबॉडी वुड बी इंटरेस्टेड। राइट। मतलब जब मैं CA स्टूडेंट था मैं खुद ही इंटरेस्टेड नहीं था स्टॉक मार्केट में, मुझे लगता था यार जो है सिलेबस में वो तो मैं पढ़ लूं पहले। राइट। तो फिर इसलिए अभी मेरे 2 चैनल्स हैं, वन इज CA निशांत कुमार व्हिच हैज एज ऑफ नाउ 1,23,000 फॉलोअर्स एंड द अदर वन इज FinTax by निशांत, जो कि मैंने बाद में शुरू किया था। लेकिन उसमें 3,56,000 फॉलोअर्स हैं। ओके। तो FinTax by निशांत के ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। तो दिस इज द थिंग। एंड सर आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया एज अ एम्प्लॉय एंड उसके बाद आपने वहाँ से मूव किया एज अ को-फाउंडर ऑफ एकाग्रता। सर वो जर्नी कैसी रही? आपने एम्प्लॉय की तरफ भी काम किया है एंड आप अभी भी सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो एंड आप एक टेक के फाउंडर हो, वो जर्नी कैसी रही? वो थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हो सर? हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी में मैं एम्प्लॉय नहीं था, मतलब टेक्निकली लीगली मैं एम्प्लॉय नहीं था। अनअकैडमी में आई वाज इन अनअकैडमी एज अ कंसल्टेंट, एज अ प्रोफेशनल। मैं अनअकैडमी को प्रोफेशनल सर्विसेज देता था। अच्छा। तो अनअकैडमी नेवर यूज्ड टू पे मी अ सैलरी, अनअकैडमी यूज्ड टू पे मी अ कंसल्टिंग फी। ओके। ठीक है। तो जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है ना कि जो एम्प्लॉइज को बहुत तंग किया जाता है या कुछ होता है, जैसा मैंने सुना हुआ है, वैसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं, वैसा मैंने कभी फील नहीं किया। ऑल्दो चलो अगर लीगली और टेक्निकलिटी को हम लोग साइड में रखें तो देखा जाए तो एक तरह से एम्प्लॉई ही थे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अनअकैडमी में ही काम कर रहे थे। बट आई यूज्ड टू एंजॉय इट सो मच, इतना ज्यादा मैं उसको एंजॉय करता था कि आई वाज द ओनली एजुकेटर हु नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद एनीथिंग दैट अनअकैडमी एवर डिड।
ठीक है, Okay. जैसे जितने भी हमारे बाकी कॉलीग्स थे, Right. सब लोगों को किसी ना किसी पॉइंट पर आकर कभी ना कभी अनअकैडमी की पॉलिसीज से लेकर या अनअकैडमी के काम करने के तरीकों से लेकर प्रॉब्लम होती है। आई वॉज दी ओनली एजुकेटर जिसके आज भी सारे लोगों से टर्म्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो पुराने एजुकेटर्स हो, चाहे वो पुराना स्टाफ हो। आई स्टिल विश देम हैप्पी बर्थडे, आई स्टिल टॉक टू देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, जितना भी स्टाफ था अनअकैडमी का वो भी, एंड जो भी एजुकेटर्स हैं उनसे भी मेरी काफी अच्छी दोस्ती है। तो मुझे एक्चुअली कभी किसी चीज से प्रॉब्लम हुई नहीं है। अनअकैडमी वाला टाइम मैं आज भी बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ वाज 2020 से लेकर 2023, जब तक अनअकैडमी में इश्यूज नहीं आए थे कि हम लोगों को छोड़ने पड़े। मतलब मैं ना यार एक बहुत ही सिंपल सी चीज में बिलीव करता हूँ, सड़ के काम करने का ना कोई पॉइंट नहीं है। राइट, एग्री सर। गुस्सा होकर, परेशान होकर, इरिटेट होकर काम करने का कोई पॉइंट नहीं है। जस्टिस भी नहीं कर पाएंगे हम लोग काम के साथ, फिर हम काम के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। सो जब अनअकैडमी में अगर किसी को भी कोई भी इशू होता था ना, एकदम सिंपल कहता था, भाई या तो अपना मन बना लो कि हाँ काम ऐसे करना है, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो। राइट सर। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें लड़ के अपना वो कुछ करोगे, उससे कोई पॉइंट तो है नहीं। अच्छा, वे नॉट एम्प्लॉइज के बाहर हमें कोई जानता नहीं है, एवरीबॉडी नोस अस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमें जानते हैं। हमारा टिपिकल जॉब नहीं है कि हम अगर बाहर निकल जाएंगे तो हमें कहीं रिकग्निशन नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा होगा। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वेज। राइट, हम जो एजुकेटर्स हैं, स्टूडेंट्स नो अस थ्रू यूट्यूब, स्टूडेंट्स नो अस थ्रू इंस्टाग्राम, स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं। हमारे पास पूरी हिस्ट्री है हमारे काम की वर्थ को प्रूव करने के लिए। राइट सर। तो अनअकैडमी में भी मेरा एकदम सिंपल सा यही मोटो था कि अगर मेरा मन नहीं बन रहा है किसी भी चीज को लेकर, या तो मैं नहीं करूंगा, या फिर अगर कभी कुछ ऐसा हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा सिंपल। राइट। और वही हुआ, अनअकैडमी में कोई एक पॉलिसी चेंज आया, वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था, मैंने छोड़ दिया अनअकैडमी। मैं कहा ठीक है यार, और बहुत अच्छे टर्म्स में, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी को कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे टर्म्स में। इनफैक्ट मेरे लास्ट डे पे मेरी फाउंडर के साथ भी मीटिंग हुई थी, रोहन सैनी सर के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। अच्छा। बहुत अच्छे से सब कुछ कवर हुआ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देन केम फाउंडिंग ऑफ एकाग्रता। राइट। तो अंशुल सर, स्वाति मैम, जतिन सर और मैं, हम चारों लोग मिले थे। इनिशियली अंशुल सर, स्वाति मैम और मैं ही थे। मैं सर के घर गया था और हम तीनों लोग सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर ये हुआ कि चलो एकाग्रता फॉर्म करते हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहां पर हम लोग स्टूडेंट्स को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। Right. तो अंशुल सर, स्वाति मैम, मैं और फिर जतिन सर, और हम लोगों ने फिर एकाग्रता बनाया। तो एकाग्रता जब हम लोगों ने बनाया वो भी बहुत सही था। इनिशियली ऑफ कोर्स थोड़े बहुत हिकअप्स आते हैं, कई सारे, हाँ वो होता ही है यार, जब कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो ठीक है। काफ़ी चैलेंजिंग था, मैंने बहुत टाइम से फॉलो किया एकाग्रता सीए को, एंड जब से आप लोगों ने उसको फाउंड किया काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स का, एंड उसके बाद आपकी वेबसाइट भी हैक हो गई थी। सर, तो एज अ को फाउंडर कैसा एक्सपीरियंस रहता है सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि वो जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर होती है यार। बिल्कुल बिल्कुल रोलर कोस्टर वाली चीज होती है, बट वही बात है कि जब ये सारी चीजें होती हैं तो यू गेट टू लर्न मोर। ठीक है, वो एक डायलॉग है ना उस मूवी का, आई थिंक बैटमैन द डार्क नाइट का डायलॉग है, व्हाटएवर डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। राइट सर। या पता नहीं उस पिक्चर का है किसी और पिक्चर का है कि व्हाटएवर डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो ठीक है, अभी ये अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, देखा, वेबसाइट पे थोड़ी और सिक्योरिटीज बढ़ाई, ये सब किया, तो धीरे धीरे करते करते सीखते हैं यार। एंड सर, उससे डिमोटिवेशन भी काफ़ी होती होगी, तो कभी आपको गिल्ट हुआ कि कभी आपको लगा ऐसा कि गलती कर दी छोड़ के अनअकैडमी को, कि काफ़ी स्टेबल लाइफ थी पहले अनअकैडमी में, एंड अभी एज अ को फाउंडर काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल जा रहा है आपको मैनेजमेंट में काम? राइट। देखो, गिल्ट कभी नहीं हुआ अनअकैडमी छोड़ने का, क्योंकि the policy change that they did was कि कोई भी एजुकेटर अब अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट पोस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो they implemented that policy overnight across all the categories of Unacademy। ठीक है, तो चाहे वो यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, सीए हो, हर कैटेगरी में they implemented this policy and which I felt was a little unfair। Okay। But मेरा कुछ ऐसा वो था नहीं कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एंड ऑल दैट। मैं कहा ठीक है, देखो आपकी कंपनी है, आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, आपने अगर ये पॉलिसी निकाली है, आपने कुछ सोच समझ के निकाली होगी, ठीक है, बट ये पॉलिसी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट, मेरा जो सोशल मीडिया है वो पूरा का पूरा इसी बात पे भरा पड़ा है कि अनअकैडमी में आओ, अनअकैडमी में आओ, अनअकैडमी में आओ। ठीक है, एंड व्हेन आई एम डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ पोस्टिंग इट, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। राइट।
अनअकैडमी छोड़ने का कभी गिल्ट नहीं है, बिकॉज ये वाली चीज तो कभी मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था कि आई कंप्लीटली शट डाउन और माय ऑल माय, मतलब मैं इंस्टाग्राम शट डाउन कर दूं, मैं अपना यूट्यूब शट डाउन कर दूं। ऑब्वियसली सर। हाँ, तो गिल्ट बिल्कुल भी नहीं है, अनअकैडमी में छोड़ने का गिल्ट बिल्कुल नहीं है। मैं मिस बहुत करता हूँ अनअकैडमी को, बहुत मिस करता हूँ मैं। वो इतना अच्छा टाइम था, राइट, टीम बहुत अच्छी थी, सारे एजुकेटर्स की टीम बहुत अच्छी थी, राइट सर। स्टाफ बहुत अच्छा था, जो अनअकैडमी का जो ऑपरेशन वाला स्टाफ था, अनअकैडमी का जो मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था। Right. तो मैं मिस बहुत ज्यादा करता हूँ, देयर इज नो डिनाइंग टू इट। लेकिन if you ask me कि would I want to go back to an academy, no, क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहूंगा। मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगा? क्योंकि ये वाली पॉलिसी अगर एक रात को आई हुई है तो फिर वो दोबारा भी आ सकती है। राइट सर। एंड दिस इज समथिंग दैट ये मुझसे नहीं हो पाएगा। कई सारे एजुकेटर्स को इससे फर्क नहीं पड़ा, तो वो सारे एजुकेटर्स ने कंटिन्यू किया। जैसे अखिलेश डागा सर ने कंटिन्यू किया। राइट सर। और भी बहुत सारे टीचर थे, अरविंद तुली सर है, Yes. शांतम गुप्ता सर है, Right, sir. इन सारे टीचर से हम लोगों की मुलाकात होती रहती थी, बात होती रहती थी। चलते हैं, अभी भी आराम से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिन टीचर्स को दिक्कत नहीं है वो आराम से कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। मुझे दिक्कत है इस वाली चीज से, बट उसके लिए मैं अनअकैडमी को ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम ऐसे Right. कैसे कर सकते हो। उनकी कंपनी है, उन्होंने रेपुटेशन बना लिया तो। राइट। तो नो, आई डू नॉट हैव एनी गिल्ट ऑफ लीविंग अनअकैडमी, बट यस, आई डू मिस अनअकैडमी अ लॉट। Okay. And sir, how was your experience as an entrepreneur, as a co-founder of एकाग्रता? एक्सपीरियंस यार देखो, वही जैसे मैंने बताया ना, काफी रोलर कोस्टर रहता है। Right. कई सारी चीजें आप सोचते हो तो वो चीजें उस हिसाब से हो पाती हैं, कई सारी चीजें आप सोचते हो उस हिसाब से नहीं हो पाती हैं। Right, sir. कई बार चारों फाउंडर्स के बीच में आइडियोलॉजीज का डिफरेंस होता है। Right. तो किसी चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किसी चीज को कैसे इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो कई सारी चीजें एकाग्रता में ऐसे हुई जो मे बी अंशुल सर चाहते थे, मैं नहीं चाहता था, या मैं चाहता था तो अंशुल सर नहीं चाहते थे। तो एक वो रोलर कोस्टर सा चलता रहता है। Right. ठीक है, तो यही जर्नी है यार, एज अ फाउंडर ऑफ एकाग्रता, एज अ को-फाउंडर ऑफ एकाग्रता, ऐसी ही जर्नी है। बाकी यही है, एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी आपकी हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी। Right, sir. एंड यू जस्ट हैव टू लर्न टू बी ओके विद वर्किंग टुगेदर। Right. Either you be, again वही बात है, either you be okay with working together or you quit। अब जैसे अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, अनअकैडमी में भी गौरव मुंजाल एंड रोमन सेनिया स्टेपिंग डाउन। Right. Right, sir. है ना? तो why? They are the founders of अनअकैडमी। Right, But sir. still they are stepping down। क्यों? क्योंकि अब अनअकैडमी का जो बोर्ड है वो ऑफलाइन कोचिंग में जा रहा है। Right, sir. And जो गौरव मुंजाल है और जो रोमन सैनी है वो अब ऑफलाइन कोचिंग को चलाने के फेवर में नहीं है। Okay. तो ठीक है, अब वो फाउंडर्स हैं, वो नहीं मान रहे, उनको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, they're quitting, it's absolutely fine। एंड सर, इससे ही मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला ऑफलाइन के बारे में, आपके क्या थॉट्स है कि आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कि ऑफलाइन बेटर है ऑनलाइन? क्योंकि इसके कुछ व्यू आपके स्टूडेंट के कुछ हमने टेक्स्ट पढ़े थे, उससे हम लोग फिगर आउट करके जो बेसिक डाउट होता है सबका, उसका ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि वो कहता है कि अगर CA इंटरमीडिएट की क्लास है तो उसकी क्लास 9 आवर्स की होती है। वो उसका एक कंसर्न है कि वो टेबल पे 9 घंटे बैठ करके स्क्रीन के सामने नहीं पढ़ सकता है, तो उसको ऑफलाइन बेटर लगता है। इस पे आपका क्या थॉट है कि ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन? आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए? ठीक है, देखो दोनों चीजों के प्रोस एंड कॉन्स हैं। राइट। और ये कंप्लीटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। इसका कोई एक करेक्ट आंसर है ही नहीं। ओके। राइट, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ आई एम एन ऑनलाइन टीचर। राइट। ठीक है, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, कंप्लीटली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट होता, ठीक है, तो मैं पहले ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ। ओके। ऑनलाइन में क्यों प्रेफर करता हूँ? क्योंकि मैं उसमें स्पीड बढ़ाकर देख सकता हूँ, मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरा ट्रैवल टाइम सेव होता है। राइट सर। ठीक है, मेरा ट्रैवल टाइम बहुत सेव होता है। आई डू नॉट हैव टू रश टू मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि सब दूर दूर होते हैं, तो मेरा ट्रैवल टाइम सेव होता है। उस वजह से मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ कि आई हैव द क्लासेस विद मी। और मैं तो उस समय की बात बता रहा हूँ जहाँ पर जब मैं पेन ड्राइव क्लासेस लेकर मैं पढ़ाई करता था। Right, ठीक है, I used to take classes from all the big teachers। कि मैंने कोई अकाउंट्स की क्लास लेट्स से प्रवीण शर्मा सर से ले ली, लॉ की क्लास मैंने सिद्धार्थ अग्रवाल सर से ले ली, ऑडिट की क्लास मैंने सिद्धार्थ अग्रवाल सर से ले ली, और ये सबकी पेन ड्राइव्स मैंने ले ली और अपने लैपटॉप पे मैं चलाकर क्लासेस देखता हूँ। तो आई यूज्ड टू प्रेफर दैट। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को ये चीज मतलब वो लोग इस चीज के साथ काम नहीं कर पाते। ठीक है,
तो ये कंप्लीटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। कई सारे स्टूडेंट्स जैसे आपने बोला अभी कि 9 घंटे साथ में लगातार बैठ के नहीं पढ़ पाते। अब अगर वो नहीं पढ़ पा रहे, अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन आ रहा है, तो डेफिनेटली उनके लिए ऑफलाइन बेटर है। राइट, ठीक है, डेफिनेटली उनके लिए फिर ऑफलाइन बेटर है। तो ये ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है। राइट और ये स्टूडेंट की चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ द डे जो ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है वही रिकॉर्ड करके ऑनलाइन में बेचा जा रहा है। Exactly. या फिर अगर लाइव क्लास हो रही है तो अभी तो ऑफलाइन के साथ साथ वो पैरेलली लाइव प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है। Right, ठीक है, यूजिंग एनी बिग टीचर, तो वो अगर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसी क्लास की स्ट्रीमिंग पैरेलली ऑनलाइन में भी हो रही है। राइट सर। तो अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट तो सेम है। राइट सर। तो जो डिफरेंस आता है, जो प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और मेंटालिटी में आते हैं। अगर आपको लगता है कि आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो और अपना डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हो, ऑनलाइन इज बेस्ट। ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा, और उसमें कोई गलत बात नहीं है यार, इंटरमीडिएट के तो स्टूडेंट्स हैं। राइट सर। छोटे बच्चे यार, 19-20 साल के, मतलब 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे, कहाँ उसमें हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9-9 घंटे वो घर पे बैठ के पढ़ाई करेगा। राइट सर। लेकिन कई सारे लोगों में होता है, कई सारे लोगों में नहीं हो पाता। तो जिनमें नहीं हो पा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ बिंदास ऑफलाइन जाओ। ऑफलाइन जाओ, एटलीस्ट आप बाहर लोगों से मिलोगे, एटलीस्ट आपके पास एक डिसिप्लिन आएगा, आप क्लास में जाने के लिए एटलीस्ट आप उठोगे। बट देन मेक श्योर कि आप उन चीजों को जो भी आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो उसका रिवीजन वगैरह आप प्रॉपर्ली करते हो। राइट। ठीक है, तो देयर इज नो करेक्ट आंसर के ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन बेटर है, कंप्लीटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के सेम। एंड सर, आप काफ़ी टाइम से मैथ्स पढ़ा रहे हो, काफ़ी टाइम से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हो, बच्चा मैथ्स में क्यों फेल होता है सर? इस बार का मैथ्स का पेपर सब जानते हैं बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप बता पाओ कि क्यों फेल होता है, 1-2 रीज़न अगर जिस पे वो काम करके, जिसका अटेम्प्ट सितंबर में है या जनवरी में, वो पास कर पाए। व्हाट इज द मेन रीजन? सबसे पहला रीजन है डर। ओके। और मैथ्स का नापसंद होना। ठीक है, इस बार का पेपर आप कह रहे हो डिफिकल्ट आया, आपको पता है सिर्फ 20 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए। राइट सर, एग्री। है ना? 80 क्वेश्चंस तो आसान आए थे। राइट सर। तो क्या पास होना मुश्किल था? नहीं। लेकिन वो 20 क्वेश्चंस को देख के हालत खराब हो जाती है एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसी चीज को लेकर एक माइंडसेट वाली चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं। मैंने इस वाले एग्जाम से पहले भी 2 रील्स बनाई थी इस पर, YouTube पे भी बोला था, वार्म अप सेशन में भी बोला था, 2 रील्स बनाई थी मैंने इसी चीज पर कि भाई देखो सिर्फ 20 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे। मुझे कैसे पता 20 ही डिफिकल्ट आएंगे? क्या मैंने पेपर सेट किया है? नहीं। क्या मैंने पेपर देखा हुआ है? नहीं, क्योंकि ये पैटर्न है। राइट। मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस ही डिफिकल्ट आ सकते हैं, 20 से ज्यादा डिफिकल्ट इंस्टीट्यूट दे ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा ट्रेंड के बेसिस पर कह रहा हूं। कभी अगर ऐसा हो गया कि 30-40% डिफिकल्ट आ गया तो बात अलग है, राइट? लेकिन जो 20 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं, जो फेल होने का मेजर रीजन है ना, कई सारे लोग सब कुछ जानते हुए भी एग्जाम हॉल में फेल होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन को देख के ना घबरा जाते हैं। ये क्वेश्चन देखा, मुझसे नहीं हो पा रहा, अब मैं घबरा गया, अब मैं उसी क्वेश्चन पर अपना टाइम लगाता रहूंगा, मैं उसको छोड़ के स्किप करके आगे नहीं बढ़ूंगा। राइट सर। ठीक है, ये मेन रीजन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई रिमेंबर एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है यथार्थ। ठीक है, वो मई 2021 का स्टूडेंट है। राइट। एंड मई 21 में भी ऐसा बहुत हुआ कि जुलाई में हुआ था एग्जाम, क्योंकि वो फिर से कोविड की सेकेंड वेव आ गई। तो जुलाई 21 में जो एग्जाम हुआ उसके बाद वो मुझे मिला और उसने कहा कि नहीं मेरा तो 83 क्वेश्चंस मैंने 1 घंटे में कर लिए थे। उसके बाद मेरे सिर्फ 15-16 क्वेश्चंस ही बचे हुए 1 घंटे में बचे थे। क्योंकि यही वाली टेक्निक तो हम लोग बताते ना यार कि जो आप क्वेश्चन देखते रहो, जो आपको आता है उसको आप इमीडिएटली टिक करते रहो। अभी आप कह रहे हो मई 25 का पेपर टफ आएगा, क्या सारे बच्चे मैथ्स में फेल होंगे? रिजल्ट आने वाला जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, क्या सारे स्टूडेंट्स फेल होंगे? नहीं सर। ठीक है, अब मैंने इस पर भी एक रील बनाई है जिसमें आई हैव प्लेड एज एन ICAI के एग्जाम डिपार्टमेंट का हेड। ठीक है, वो देखिए देखा सर। ठीक है, हाँ, तो मैंने उस पे भी एक कॉन्वर्सेशनल रील बनाई है। तो उसमें भी मैंने ये बताया कि भाई 52 क्वेश्चंस तो पूरे स्टडी मटेरियल के बेसिस पर थे। राइट सर। स्टडी मटेरियल स्कैनर पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, भाई 52 क्वेश्चंस। 52 पास होने के लिए कितना चाहिए होता? 40। 52 क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल के बेसिस पर थे। 18 क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब 18 क्वेश्चंस ऐसे थे जो नए थे, लेकिन या तो सिंपल थे या तो मॉडरेट लेवल के थे। राइट सर। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कितने आते हैं यार मैथ्स में, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना वो जाता है सीधा उन 20 पर। राइट सर। उन आसान क्वेश्चंस पर फोकस ही नहीं कर पाते।
ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पर सेट्स की भी होती है कि 5 सेट्स बने, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर आता है हर एक को अलग अलग सेट मिलता है, सेम 100 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन अलग अलग ऑर्डर में मिलते हैं। तो किसी के, तो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ लाइन से सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं, और दूसरा क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ लाइन से सारे आसान क्वेश्चन आए हैं। तो जिस स्टूडेंट को वो लाइन से सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिले, क्वेश्चंस तो सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम है, राइट। वही 20 डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसके पेपर में स्टार्टिंग से, वही 20 डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसके पेपर में स्टार्टिंग से नहीं है। लेकिन ऐसा करने में क्या हुआ कि जिस बच्चे को ये पहले 20 क्वेश्चंस डिफिकल्ट मिल गए, वो डर गया, पैनिक हो गया वो। मेन रीजन ही सारा डर का है। और ये वाला माइंडसेट अगर कोई टैकल करना सीख गया तो उसको मैथ्स में फेल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। सर पास होने से कोई रोक कैसे करे सर इसको, कैसे टैकल करे, कैसे करे, पैनिक होने से कैसे बचाए अपने आप को? इट्स वेरी सिंपल। आपको बता दिया है ना कि भाई मैक्सिमम पेपर आसान होगा, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड। आपको पता है आगे चलकर आसान आएगा, आगे बेटर होगा, आगे बेटर होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, डिफिकल्ट है, छोड़ो उसको, मत सोचो उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 डिफिकल्ट है, छोड़ो उसको। 3 डिफिकल्ट है, छोड़ो उसको। 4 डिफिकल्ट है, छोड़ो उसको। आप 5th पे आ गए, 5th आसान है, करो ना उसको। राइट ये सर। क्यों सोचो कि वो 4 डिफिकल्ट है, वो 4 भी बाद में हो जाएंगे आपसे। राइट सर। होंगे, डेफिनेटली होंगे, वो 4 आपसे बाद में डेफिनेटली होंगे, लेकिन पहले आप उन पर फोकस करो ना जो आपको आ रहे हैं। 100 क्वेश्चंस है यार, राइट सर। मैं तो साफ कह रहा हूँ ना, 80 आसान होंगे, 20 मुश्किल होंगे। राइट सर। सारे टीचर्स एकदम साफ साफ बता रहे हैं, मैं सारे टीचर्स का मुझे नहीं पता, मैं तो एकदम साफ साफ बता रहा हूँ भाई 20 डिफिकल्ट होंगे, मैक्सिमम 20 ऐसे होंगे जो या तो डिफिकल्ट होंगे या तो एम्बिग्युअस होंगे। इस बार के मैथ्स के पेपर में 19 डिफिकल्ट थे, एक एम्बिग्युअस था, ठीक है। अब वो वाले क्वेश्चन तो सभी के लिए वैसे है ना डिफिकल्ट, तो उसको अपना दिमाग खराब करना है, तो ये वाली बात है। ये इनफैक्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे ये माइंडसेट डेवलप करें। मैंने NISM का एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट का, ओके, ठीक है। और वहां पर भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न है जो CA फाउंडेशन का मैथ्स का पैटर्न है। अच्छा। 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, हर करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलता है, गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कटते हैं। आपको मैं बताता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं खुद चौथे क्वेश्चन पर स्टक हो गया था। पहले 3 क्वेश्चंस मुझे आते थे, चौथे क्वेश्चन पर मैं स्टक हुआ था। मैं कम से कम 2 या 3 मिनट उस क्वेश्चन में स्टक रहा, और फिर मैंने अपनी ही एडवाइस याद की कि भाई छोड़, आगे बढ़। राइट सर, वो आपको पकड़ लेगा, फिर वो आपको पास नहीं होने देगा। हाँ, तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा, फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने वही किया, जो मैं क्वेश्चंस नहीं आते थे, जो नहीं आ पा रहे थे, वो छोड़ता गया, आगे बढ़ता गया, ठीक है। और क्योंकि वो पेपर ऑनलाइन था, तो जो भी मैं मार्क कर रहा था क्वेश्चंस, मार्क एज रिव्यू का ऑप्शन था NISM के उस पेपर में, तो वो मार्क एज रिव्यूड वाले सारे क्वेश्चंस की नीचे एक लिस्ट बनती जा रही थी। वो लिस्ट देख के भी थोड़ी थोड़ी घबराहट होती थी कि यार कितने सारे क्वेश्चंस हैं। टर्न्स आउट सिर्फ 17 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने मार्क किए हुए थे, आउट ऑफ 100 ओनली 17 क्वेश्चंस, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही वाली चीज CA फाउंडेशन में भी होती है। आप एक एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपको आ रहा है इमीडिएटली क्लिक कर रहा है, आप सॉल्व करो, इमीडिएटली नहीं क्लिक कर रहा है, आप छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटे के अंदर अंदर यू विल बी एबल टू डू 70 to 80% ऑफ द पेपर। और अगर आपने 70 to 80% ऑफ द पेपर कर रखा है तो आप डेफिनेटली पास हो रहे हो, राइट। वो तो आप कॉन्फिडेंस से किया हुआ है ना। बचा 1 घंटा है, उस बचे 1 घंटे में 20-30 क्वेश्चंस करने हैं, जितने हो गए वो तो आपको बोनस नंबर ही देंगे ना। पास तो आप हो गए ना, फेल नहीं हो सकता कोई भी। अगर किसी ने स्टडी मटेरियल किया है, किसी ने स्कैनर किया है और रिवाइज किया है प्रॉपर्ली, फेल नहीं हो सकता। ये तो हो गया पहला रीजन, डर वाला। दूसरा होता है पैनिक, दूसरा होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। Practice is something that is very very important, and revision is something that is even more important than finishing the syllabus. Revision is something which is more important than even finishing the syllabus. This is something that students do not understand. Right sir. ये बिल्कुल कोई नहीं समझता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मैं रिवाइज ही करता रहूंगा तो फिर मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो ब्लंडर हो जाएगा। मैं कहता हूं भाई तूने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके भी क्या उखाड़ लिया। सही बात है। जब तू एग्जाम हॉल में जाकर तेरे को याद ही नहीं आ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन को कैसा करना है, और तू वेट कर रहा है कोई मुझे पहला स्टेप बता दे, कोई मुझे हिंट दे दे, हे भगवान मुझे पहला स्टेप याद दिलवा दो बस। तो अगर तूने रिवाइज किया हुआ होगा, अगर तूने प्रैक्टिस की हुई होगी तो तेरे को पहला स्टेप याद आएगा यार। राइट सर। तो इवन इफ यू आर डन लाइक 70 to 80% ऑफ द सिलेबस, यू कैन क्लियर मैथ्स बहुत आराम से ना। राइट सर। कोई भी सब्जेक्ट, कोई किसी भी सब्जेक्ट का। और ऐसा नहीं होता कि बार बार रिवाइज करने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। इनफैक्ट बार बार रिवाइज जब आप करते हो तो आपका सिलेबस और कॉन्फिडेंटली कंप्लीट होता है। राइट सर। कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर मैं बार बार रिवाइज करूंगा तो रिवीजन में मेरा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो मैं नया नहीं पढ़ पाऊंगा। इस वजह से लोग रिवाइज करना शुरू ही नहीं करते। राइट सर। मैं कह रहा हूँ रिवाइज करना शुरू करके तो देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा,
और विद एवरी मल्टीपल रिवीजन, विद एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन, आपका टाइम कितना रिड्यूस होता रहेगा। मतलब आपको हर बार थोड़ी 1 घंटा लगेगा कोई एक टॉपिक रिवाइज करने में। राइट सर। इनिशियली आपने पढ़ा, आपको 1 घंटा लगा, आप पहली बार रिवाइज करोगे आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, फिर हर बार जब भी आप रिवाइज करोगे मुश्किल से 2-2, 3-3 मिनट में आपका हो जाएगा। हम लोग जब क्लास में पढ़ाते तो हम भी तो ऐसे कराते हैं, 1 घंटा लगाकर पूरा एक टॉपिक समझा दिया, उसके बाद 2-3 मिनट में समराइज नहीं कर पाते। राइट सर। तो जब आप पहली बार पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको टाइम ज्यादा लगेगा। राइट सर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आपका टाइम कम से कम होता जाएगा। और आपका टाइम अगर कम होता गया तो आप आराम से बचे हुए टाइम में सिलेबस कंप्लीट करो ना। अभी आजकल बैचेस खत्म होने वाले। राइट सर। फाउंडेशन के भी बैचेस खत्म होने वाले, इंटरमीडिएट के भी बैचेस खत्म हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स के यही प्रॉब्लम है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है। कर सब लिया, रेगुलर स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग ऑल द क्लासेस, उनका भी यही प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा दोस्त, जब रिवाइज ही नहीं किया है तो। एग्जैक्टली। रिवाइज करने से ही तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्रैक्टिस और डर, ये 2 चीजें, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द सब्जेक्ट, बिकॉज यू विल स्टार्ट नोइंग द सब्जेक्ट, यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द सब्जेक्ट। अभी क्या है, अभी आपको मैथ्स पसंद नहीं है, अभी आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आप और सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इट्स अ विशियस साइकिल चलती रहती है। जिसने ये ब्रेक किया ना, कि पसंद हो या ना पसंद हो, सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। राइट। ठीक है, जिसने इतना कर लिया कि हाँ मैं रिवाइज करूंगा, मैं कुछ नया शुरू ही नहीं करूंगा जब तक मैंने पुराना रिवाइज नहीं किया, जिसने ये कर लिया उसको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। राइट सर। साथ से मदद। एंड सर काफ़ी हद तक अभी भी है ना, मतलब एक मन में भ्रम पाल के रखे लोग ना कि लास्ट के 1 महीने में वो कंप्लीट करके क्लियर कर लेंगे एग्जामिनेशन को। और कई हद तक आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एंड एजुकेटर्स भी काफ़ी सच बताते हैं कि आप अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप 1 महीने की पढ़ाई से नहीं क्लियर कर सकते। उसके बाद भी अटेम्प्ट चेस करते हैं लोग। अब तो 3 अटेम्प्ट आ गया है साल में। तो जब बच्चा फेल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो मई का एग्ज़ाम दिया है उसने और अभी वो उसको पता है कि वो फेल है, फिर भी वो 1 महीना वेट करता है कि रिजल्ट आने दो, हो सकता है कुछ मिरेकल हो जाए, हो सकता है मैं पास हो जाऊं। तो वो 1 महीना जाता है, फिर 2 महीने में उसको लगता है कि अब तो या तो मैं पूरा प्रॉपर रिवीजन या सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि उसने जो पढ़ा था वो भूल चुका है, कुछ भूल चुका है। और उसके बाद ना उसको समझ में नहीं आता रिवाइज कैसे करूँ, टेस्ट को कैसे जाऊँ, फिर वो अटेम्प्ट लगता है, ऐसे लूप बन जाता है। इस पे आपका क्या टेक है सर, कि लास्ट मंथ में वो रिवीजन करके पास हो सकता है अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो? यार बहुत रेयर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 महीना पढ़ के पास हो सकते हैं, बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट नहीं, बहुत रेयरली अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एक्स्ट्रा जीनियस टाइप का स्टूडेंट है और जो फिर वो लास्ट के 1 महीने, सिर्फ सी फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट में तो पॉसिबल ही नहीं है। फाउंडेशन में फिर भी मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, स्कूल से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, एंड मतलब नॉट नेसेसरली 11th और 12th में अगर आपने मैथ्स नहीं भी पढ़ा तो भी आपको 10th तक की मैथ्स थोड़ी बहुत पता होती है। यू नो व्हाट नंबर्स आर, यू नो हाउ इक्वेशंस आर सॉल्व्ड एंड ऑल दैट। राइट सर। अकाउंट्स 11th 12th में पढ़ा हुआ होता है। इकोनॉमिक्स में कोई बहुत ज्यादा दम है नहीं ऐसा मुझे लगता है, और लॉ ही एक सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा और मेहनत करके पढ़ना होता है और लिखना पड़ता है, उसमें समझ में जल्दी आ जाता है, लिखने की बात होती है। राइट। तो लास्ट के 1 महीने में थोड़ी बहुत सिलेक्टिव स्टडी करके कुछ स्टूडेंट्स फिर भी पास हो जाते हैं, बट वो ना हमेशा एक एज पे ही रहता है कि पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एंड दैट एंटायर मंथ इज वेरी स्ट्रेसफुल। राइट सर। ठीक है, तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप लास्ट, एक तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई जब आपने बैच स्टार्ट किया तब से आप रेगुलर रिविजन करो। ठीक है, मैं हमेशा रिवीजन प्लान कैसे बनाना है वो पहली ही क्लास के एंड में बताता हूँ। राइट। गूगल कैलेंडर को यूज करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मैं सारी चीजें बताता हूँ पहली क्लास में। जो स्टूडेंट्स पहली क्लास से फॉलो कर लेते हैं उनको तो कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, और जो नहीं करते वो लास्ट के 1 महीने में फिर पैनिक होते हैं। तो ऐसा मत करो यार, मैं तो यही बोल सकता हूँ बस स्टूडेंट से कि ऐसा प्लीज मत करो। और अगर आपने मई का एग्जाम दिया और आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ है, तो यार मिरेकल का वेट मत करो। अगर मिरेकल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। राइट सर। ठीक है, मिरेकल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट ऑन 7th of June। राइट। ठीक है, आप जब भी इसको एयर करोगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी हम अगर 7th of June में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ मान लो आपने 10th जून को या 15th जून को एयर किया, आपने जब भी किसी भी डेट को आपने इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पे डाला, जिस भी दिन स्टूडेंट ये देख रहा है, अगर रिजल्ट नहीं आया और आपको लग रहा है May 25 के एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, तो यार आप वेट क्यों कर रहे हो? किस चीज का वेट कर रहे हो?
ठीक है। इनफैक्ट इसके ऊपर भी मैंने एक रील बनाई थी कि सी इफ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू टेल यू दैट यू हैव नॉट क्लियर्ड, यू विल नेवर बी एबल टू क्लियर, क्योंकि यही वाले लूप में आप फंसते जाओगे ना। राइट सर। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ जानते हुए भी आपको पता था कि आप फेल होने वाले हो, लेकिन फिर भी आप निराश होगे। 2 दिन तो आपके उसमें सैडनेस में चले जाएंगे। फिर उन 2 दिनों में आप क्या करोगे, आप टॉपर्स का इंटरव्यू देख लोगे, आप सारे टीचर्स की स्ट्रेटजी सेशंस देख लोगे। राइट सर। द थिंग इज आपको सब कुछ पता है, आपको सब पता है, आपको पता है कैसे पढ़ना है, आपको पता है कहां से पढ़ना है, आपको पता है कैसे रिवाइज करना है। फेल होने के बाद आप कुछ भी देख लोगे, और टीचर्स तो बनाएंगे ही ना यार। राइट सर, व्यूज आएंगे ना। हम क्यों नहीं बनाएंगे, हमें भी तो व्यूज चाहिए। राइट सर। I'm being very honest. राइट सर, सैल्यूट टू यू सर फॉर सेइंग दैट। अरे हमें भी तो व्यूज क्यों नहीं चाहिए यार हमें। और उन वीडियोस में हम कोई गलत चीज तो बता नहीं रहे। राइट है ना। अभी जब जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा तो मैं भी बनाऊंगा ना वीडियो, कम बैक स्ट्रेटजी। राइट सर। फॉर सितंबर मैं बिल्कुल बनाऊंगा, मैं उसमें अपनी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। बट द पॉइंट इज, क्या तुम्हें ये स्ट्रेटजी नहीं पता है? तुम्हें पता है ना पहले से। राइट सर। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट है सर। मैं बोल रहा हूँ, जो भी इसको देख रहा है ना, मेरे को नहीं लगता कि इससे ऑनेस्टी से कोई एजुकेटर अपनी बात रख सकता है। मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अभी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं। सैल्यूट टू यू सर। आप मेरे लिए इंस्पिरेशन पहले भी थे, और आज ये करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को। कंटिन्यू सर, आप जो बोल रहे हैं। तो बस यही है यार कि रिजल्ट के अगर आपको अटेम्प्ट के बाद लग रहा है कि आपका नहीं क्लियर होने वाला, प्लीज स्टार्ट स्टडीइंग। 10 दिन का ब्रेक ले लो यार। ठीक है, 10 दिन का ब्रेक ले लो। मैं किसी के भी हार्ड वर्क को डिमीन नहीं करना चाहता। सब लोग अपने लेवल पर पूरा हार्ड वर्क करते हैं। एंड आई एम सेइंग दिस क्योंकि मैं खुद सीए फाइनल में 9 बार फेल हुआ। 9 बार? सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप में मेरा 5वें अटेम्प्ट में निकला था। सीए फाइनल ग्रुप 2 मेरा 4थे अटेम्प्ट में निकला था। तो फेल होकर इस दलदल में फंस कर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से मैं गुजर चुका हूं। मुझे पता है आसान नहीं होता एग्जाम देने के बाद फिर से तुरंत दोबारा पढ़ाई कर पाना। राइट सर। मुझे पता है उस समय हर जिस अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ हूं, उस अटेम्प्ट में मैंने अपने हिसाब से तो पूरी मेहनत की ही थी। राइट। ऑफ कोर्स एग्जाम देने के बाद मुझे रियलाइज होता है यार ये वाली चीज मुझे और कर लेनी चाहिए थी। द पॉइंट इज, अपनी गलती सबको पता होती है कि आपने क्या गलती की है। अग्री। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं। अभी आज सुबह से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस के रिप्लाई किए, बहुत पेंडिंग मैसेजेस पड़े थे इंस्टाग्राम पे। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर रहा था, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत आ रही है। एंड माय क्वेश्चन इज, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, दिक्कत आ रही है तो सॉल्यूशंस एकदम सिंपल है। ठीक है, अगर हम सीए फाउंडेशन मैथ्स के बारे में बात करें तो फ्री रिवीजन सीरीज अवेलेबल है एकाग्रता पे, फ्री पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियोस अवेलेबल है, फ्री मैराथन्स अवेलेबल है, सब कुछ है। अगर मैं सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन के बारे में बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन में भी मेरी फ्री रिवीजन सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे मैराथन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आई टीच दीस 2 सब्जेक्ट्स, सीए फाउंडेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन। दिक्कत आ रही है आपको, मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। बट आई रियली वांट टू नो कि दिक्कत एग्जैक्टली कहां आ रही है, क्योंकि मुझे पता है ना दिक्कत सारी की सारी यहां पर है, और एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कोई अपनी बात मुझे बताए, पूरी बात बताए कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस वाली चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। एंड देयर आर स्टूडेंट्स यार जो करते हैं, स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर 5 मिनट बात करनी है। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बात नहीं कर पाता फोन पे, उतना टाइम नहीं हो पाता है। ठीक है, उतना टाइम नहीं होता है कि मैं फोन पे बात करूं, तो आई ऑलवेज आस्क द स्टूडेंट्स टू सेंड वॉइस नोट्स। और मुझे जब भी टाइम मिलता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी भी मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं वो वॉइस नोट सुनता हूं, और मैं उतना ही लंबा वॉइस नोट बनाकर रिप्लाई भी करता हूं। आई ऑलवेज डू दैट। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जाओगे तो वहां पर 3 बटन्स आपको दिखेंगे, फॉलो वाला है, मैसेज वाला है, और बगल में कॉन्टैक्ट वाला है। तो कॉन्टैक्ट वाले बटन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर ओपनली अवेलेबल है। ठीक है, तो एनी स्टूडेंट कैन व्हाट्सएप मी, एनी स्टूडेंट कैन सेंड मी अ वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप, एनी स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट मी। वो वॉइस नोट भेज सकते हैं, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधे घंटे के वॉइस नोट्स भेजो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सबके सुनता हूं, सबके जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम कौन से पेन से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं खुद उस पेन से गुजर चुका हूं। राइट सर। ठीक है, तो द थिंग इज कि तुम्हें लेकिन ये भी पता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एग्जाम तुमने दिया है, उसके बाद तुम पढ़ने बैठ जाओ। 5-10 दिन का ब्रेक ले लो, उससे ज्यादा का मत लो। 5 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, रो लो कि नहीं हो पाया इस बार, शोक मना लो, सोच लो, एनालाइज कर लो कि क्यों नहीं हो पाया, मटेरियल इकट्ठा कर लो। और मैं तो कहता हूँ बार बार नया मटेरियल पे जाने की कोई जरूरत नहीं। जो मटेरियल आपने पढ़ा है, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता। ठीक है, मैं सीए निशांत कुमार मैथ्स पढ़ा रहा हूँ,
जतिन नेमरा सर मैथ्स पढ़ा रहे, सीए प्रणब पोपट सर मैथ्स पढ़ा रहे, राइट सर, आकाश अग्रवाल सर मैथ्स पढ़ा रहे, हम सारे अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और सारे टीचर्स अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अभी कोई स्टूडेंट ये कहे, मतलब स्टूडेंट से भी ये कहते हैं वाले टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो आई डोंट रियली लाइक दैट, राइट। और क्योंकि वो टीचर अपने हिसाब से अच्छे पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल दैट। आपको किसी टीचर का नहीं समझ में आया, इट्स ओके, ठीक है। मुझे भी बहुत बड़े बड़े टीचर्स, जब मैं स्टूडेंट था, बहुत बड़े बड़े टीचर्स की पढ़ाई की चीजें मुझे भी नहीं समझ में आती थी, तो आई आल्सो यूज्ड टू से यार मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं कि ये वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वो कंप्लीटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूँ आपने कोई एक टीचर चूज किया, आपने वो टीचर क्यों चूज किया, आपने सोच समझ के तो चूज किए होंगे ना, राइट। तो अब आप उन टीचर पर स्टक रहो। आपने अगर मैथ्स के लिए मुझे चूज किया है, तो यू टॉक टू मी, यू स्टिक विद माय नोट्स, यू स्टिक विद माय क्वेश्चंस, यू स्टिक विद माय बुक्स, यू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट, ठीक है। एंड इफ सपोज कोई एक स्टूडेंट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, कोई एक स्टूडेंट आया मेरे पास, कहता है मैं पीडब्ल्यू का स्टूडेंट हूँ, आपका मैराथन देख रहा हूँ, हाँ, मैं कहा पागल हो गया, तो अगर फिजिक्स 12 का स्टूडेंट है, तू मुझसे कभी पढ़ा नहीं है, एग्जाम के एक दिन पहले तू मेरी क्लास में क्या कर रहा है, खुद का नुकसान कर रहा है। मैंने कोई चीज किसी और तरीके से बताई, हाँ। पीडब्ल्यू के टीचर ने किसी और के तरीके से बताई होगी, क्या पीडब्ल्यू के टीचर्स खराब पढ़ाएंगे? नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप स्टूडेंट, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, एग्जैक्टली। तो तू कंफ्यूज होगा ना, क्योंकि आंसर सबका सेम आना है, हाँ, है ना। मेरा तरीका हो सकता है कुछ और हो, पीडब्ल्यू वाले टीचर्स का तरीका हो सकता है कुछ और हो, बट अगर तूने पूरे 6 महीने पीडब्ल्यू से पढ़ाई की है, तो तू एग्जाम के एक दिन पहले के मेरे पास आया है रिजल्ट खराब करने के लिए आया, क्योंकि वो कंफ्यूजन होगा, और वो बहुत क्रूशियल मोमेंट होता है एग्जाम के एक दिन पहले। एग्जैक्टली, राइट, एग्जैक्टली। तो बस वही है यार कि एग्जाम, अगर आपको जरा सा भी डाउट है, स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट भी अगर आपको है कि नहीं हो पाएगा, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, टेक अ 5 day 10 day ब्रेक, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। गाली दे दो इंस्टीट्यूट को, सीए सब्जेक्ट को गाली दे दो, सीए कोर्स को गाली दे दो, सब्जेक्ट्स आपको नहीं पसंद है उसको बोल दो बहुत खराब सब्जेक्ट है, एंड आई दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल यार। मैं जब सीए फाइनल में था, मैं ऑडिट को बहुत गालियां देता था, मैं तो घर पे बोल देता था कि जब तक सीए फाइनल में ऑडिट है तब तक मैं सीए बन ही नहीं सकता। मैं ऐसे भी बोल देता हूं, मेरा ग्रुप तो क्लियर हो ही नहीं सकता सीए फाइनल का, क्योंकि जब तक ऑडिट है तब तक मेरा सीए नहीं बन पाऊंगा। तो ऑडिट इतना गंदा लगता था मुझे, अच्छा, बट फिर क्या किया, याद किया, पढ़ा, जैसा इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है ऑडिट के आंसर्स लिखना, वो किया, अपनी ईगो को साइड किया, ईगो के ऊपर आया, साइड किया, हाँ, अपनी ईगो को साइड किया, क्योंकि सीए फाइनल में तो एक चीज और होती है, क्योंकि हम आर्टिकलशिप कर चुके होते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है हमें तो बहुत कुछ आता है, राइट सर, और हम तो अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे इनफैक्ट एक ऐसी थोड़ी सी साइड ट्रैक हो रही है कन्वर्सेशन, बट आई एम एंजॉयिंग, तो आप देख लेना कितना रखना है, कितना देना है। नहीं सर, पूरा जाएगा। सी मेरा एक दोस्त है, हाँ, वो मेरे साथ सीए फाइनल में था, अभी भी उसका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया, बट वो किसी एक कंपनी में काम कर रहा है, एंड क्लियर टैक्स में वो काम करता है, क्लियर टैक्स में काम करता है, और जीएसटी की इनवॉइसिंग का काम करता है वो, अच्छा, जीएसटी से रिलेटेड उसको एक एक चीज सारी पता है, अच्छा, सब पता है उसको जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। मैं जब उससे मिलता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें पूछता हूँ कि अच्छा बताइए ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, एंड देन आई यूज दैट टू टीच इन क्लास, ठीक है। तो अब एक बार वो दोस्त आया हुआ था, और एक और दोस्त था मेरा, वो हमारे पूरे ग्रुप में सबसे पहले सीए बना, जो एक दूसरा वाला आया था। तो उसने इससे कहा कि देख तुझे एग्जाम को ना एग्जाम की तरह से लेना है, तू उसको चैलेंज की तरह से ले रहा है, तू देख रहा है कि मुझे तो इससे भी ज्यादा पता है, होगा तेरे को पता, लेकिन एग्जाम में तो तुझे वही लिखना पड़ेगा ना जैसा इंस्टीट्यूट चाह रहा है, राइट सर, आपको पता हो ज्यादा, ठीक है। आप कितना भी बोल लो कि नहीं ऐसे आंसर नहीं होना चाहिए, ऐसे टेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं कहता हूँ मुझे बना दो अभी बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन या जो भी वहां पर है, मैं पूरा सीए कोर्स रेवोल्यूशनाइज कर दूंगा, मैं पता नहीं क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दूंगा, मैं एआई इंट्रोड्यूस कर दूंगा, मैं एआई अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस कर दूंगा, मैं सारे टेस्ट कंप्यूटराइज कर दूंगा, मैं बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन आइडियाज का करोगे क्या जब तक तुम सीए नहीं बन जाते हो, राइट, ठीक है। तो अगर तुम सीए बनना चाहते हो तो तुम्हें वैसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जैसा इंस्टीट्यूट तुमसे चाहता है, वैसे नहीं जैसा तुम्हें लगता है कि पढ़ाई होनी चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज, जब मुझे ये बात समझ में आई, जब मैंने अपनी ईगो को साइड किया, तब जाकर मैं सीए फाइनल क्लियर कर पाया, राइट। नहीं तो मैं उसमें रहता है, ऑडिट का ऐसे एग्जाम थोड़ी लिया जाता है, मैं तो ये वाली बात। एंड सर अगर कोई बच्चा फेल होता है, जैसे अभी उसका मेयर अटेम्प्ट उसने दिया, वो अगर फेल होता है, जैसे कि आपने 9 बार अब फेल होने के बाद भी आपने सीए क्लियर किया, आप क्या बोलना चाहोगे कि कौन सी ऐसी एक लाइन है या फिर कौन सा एक ऐसा थॉट है जो आपको करता था कि नहीं दोबारा देना है?
अगर उसको उठना हो दोबारा से करने के लिए, क्योंकि उसका ड्रीम सीए ही है और करना उसको वही है, पर वो बहुत डीमोटिवेटेड है, और अगर आपको आपकी अगर वो एक बात सुनने के बाद वो एकदम से खड़ा हो जाएगा, तो वो बात क्या होगी सर? यार ये तो काफी मुश्किल है। एक बात जिसको सुनते ही कोई खड़ा हो जाए, देखो मैं कोई ना, आई डोंट नो यार, आज सच में कोई बहुत मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का तो नहीं हूँ राइट। कि एक बात बोल के हो जाए। तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू नो कि मेरे साथ होता था, मैं क्या आपको प्रोसेस होगा। हाँ राइट। मेरे साथ क्या होता था मैं आपको वो बताता हूँ। सो ड्यूरिंग माय थर्ड अटेम्प्ट ऑफ सीए फाइनल, मैंने सोचा था कि अब मैं थर्ड अटेम्प्ट के बाद सीए नहीं दूंगा। ओके। मैंने सोचा था मैं क्विट कर दूंगा सीए, और मैं प्रयागराज में था। मैंने सोचा था कि मैं अक्टूबर 2015 की बात बता रहा हूँ, नवंबर 15 में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सीए फाइनल ग्रुप 1 का। राइट। तो अक्टूबर 15 में मैंने सोचा था कि अब नवंबर में एग्जाम देने के बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मुंबई में जाके मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूंगा, शाम को मैं पढ़ाऊंगा और सुबह से लेकर शाम तक मैं एक्टिंग के ऑडिशंस दूंगा, एक्टिंग की क्लासेस वगैरह करूंगा, और शाम को मैं पढ़ाऊंगा जिससे मेरे पास पैसे आते रहे। ओके। दिस इज व्हाट आई थॉट। बहुत सोचता था मैं इस बारे में, एंड मैंने फिर इमेजिन किया एक दिन, एक रात को। एक्चुअली मेरा प्लान पूरा फाइनल था, मैंने पूरा सब सोच लिया था कैसे करूंगा, क्या किससे बात करूंगा, मुंबई में ये दोस्त रहता है उसके घर पे रह लूंगा थोड़े दिन तक, ऐसे ऐसे पूरा मैंने सोच लिया था। फिर मैंने एक्चुअली इमेजिन किया 10 years इन फ्यूचर, मतलब 2025। राइट। मैंने इमेजिन किया 10 साल पहले कि 10 साल बाद मेरी लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है, बहुत बड़ी हिट हो गई है, और मेरी सक्सेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हुए हैं, सब मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। आई एम अ ह्यूज स्टार ऑफ बॉलीवुड, बहुत बड़ा स्टार बन चुका हूं मैं, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी इन दैट सक्सेस पार्टी। आई एम एक्चुअली नॉट कंटेंट, और आई एम नॉट हैप्पी इन एनी सक्सेस पार्टी। ओके। क्योंकि मैंने सीए फाइनल लेवल पर आकर छोड़ दिया, इतना सा क्लोज था मैं, और मैंने सीए छोड़ दिया। इस तो जब भी मैं क्विट करने के बारे में सोचता था सीए, हमेशा ये थॉट आता था कि यार इतना क्लोज आकर छोड़ दिया। ओके। या तो मैं इंटरमीडिएट में ही छोड़ देता, इंटरमीडिएट मेरा नहीं क्लियर होता, मैं इंटरमीडिएट में छोड़ देता। मैं बिल्कुल किसी को फोर्स नहीं करता इंटरमीडिएट में आप 10 से 10 तो मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करता। मैं एकदम साफ कहता हूँ, इंटरमीडिएट में अगर आपका नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है 2 या 3 अटेम्प्ट्स आपने बहुत मेहनत करके दिया, आपका नहीं क्लियर हो पाया, तो यू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। ओके। अगर आपको लगता है आपने 100% दिया है, तो 100% नहीं दिया तो आप 50 अटेम्प्ट्स दे दो, उसका कोई एंड थोड़ी है। अब तो साल में 3-3 अटेम्प्ट्स हो गए, राइट। तो आप आराम से अटेम्प्ट दो, उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना पूरा जी जान लगाकर अटेम्प्ट्स दिए, 2 या 3 अटेम्प्ट्स दिए, आपका नहीं हो पा रहा, मैं कह रहा हूँ मतलब आप किसी बेटर चीज के लिए बने हो, आप सीए के लिए नहीं बने। ओके। ये नहीं कह रहा हूँ आप खराब हो, आप किसी बेटर चीज के लिए बने हो, आप किसी और चीज में अपना बेटर दे पाओगे, ठीक है? तो दिस इज व्हाट आई टेल टू एवरीवन जो सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट में स्टक हो जाते हैं। राइट। अब बात यहाँ पर आती है कि नहीं मेरा तो ड्रीम सीए ही है। तो भाई अगर ड्रीम सीए है तो फिर यू नीड टू एनालाइज कि आपने कहाँ गलती की है, क्योंकि फिर गलती आपसे हो रही है, कुछ गलती आपसे हो रही है। यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट राइट अवे, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट इवेंचुअली, एंड देन ओनली वो हो पाएगा। राइट। यू हैव टू फेस योरसेल्फ। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। ओके। मुझे सीए करना था, मेरा कोई बहुत ड्रीम नहीं था कि मुझे सीए करना है, लेकिन वो जो पिंच है ना, और ये बात हमेशा खाएगी आपको यार, ये बात हमेशा खाएगी। अगर आप सीए छोड़ते हो ना, तो या तो आप कंप्लीटली किसी दूसरी चीज में एनग्रॉस्ड हो, और आपको लग रहा है कि नहीं यार यही दूसरी चीज है मेरे लिए जो भी है। अगर वैसा है तब तो ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने सीए छोड़ दिया। राइट। लेकिन बहुत सारे, वही मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सीए को होल्ड करके जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो ये वाली चीज ना आपको हमेशा पिंच करेगी कि आप अगर आप सीए छोड़ते हो तो ये चीज आपको हमेशा पिंच करेगी, अनलेस यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। ओके। अगर आपको लगता है कि सीए छोड़ के मुझे लेट्स से मास कम्युनिकेशन करना है, लेट्स से मुझे जर्नलिज्म करना है, लेट्स से मुझे एआई में कुछ करना है, और आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है, क्योंकि मेहनत आपको हर फील्ड में करनी पड़ेगी। राइट सर। तो 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज, अगर आप सीए छोड़कर कहीं और जाते हो तो ये बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पर मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है? आपका अगर किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी करने का मन है, लेट्स से आपको डांस बहुत पसंद है, तो फैमिली के सामने और ग्रुप्स में परफॉर्म करना एक अलग बात होती है। राइट सर। प्रोफेशनली डांस को एज अ करियर परस्यू करना एक अलग ही गेम होता है ऑल टुगेदर। राइट। ठीक है? अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो वहां पर भी आपको अलग मेहनत लगेगी। आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, उसको अगर आपको अपना करियर बनाना है तो वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। राइट सर। इट्स ओनली हार्ड वर्क।
हार्ड वर्क विल इवेंचुअली लीड टू स्मार्ट वर्क, लेकिन इनिशियली हार्ड वर्क आपका बहुत ज्यादा लगेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको ये चीज हमेशा पिंच करती रहेगी कि आपने सीए छोड़ दिया। राइट सर। Until and unless आपका किसी और चीज में उतना इंटरेस्ट नहीं है। यार मैंने आज एक बंदे को रिप्लाई किया, आपको पता है, he is 31 years old. Okay. That guy is 31 years old. He texted me. He texted me कि सर मैंने सीए फाउंडेशन दिया, and then मैंने 14 अटेम्प्ट्स दिए सीए इंटरमीडिएट के। 14 attempts. 14 अटेम्प्ट्स मैंने सीए इंटरमीडिएट के दिए। Then I quit सीए इंटरमीडिएट. Okay. I started my cosmetics business. हाँ. I still run my cosmetics business. I'm 31 years old right now. लेकिन मेरा ड्रीम अभी भी है कि मेरे नाम के आगे सीए लगाऊं। आप मुझे प्लीज गाइड कर दो कि मैं अभी कैसे स्टार्ट करूं। ये बोल के मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। तो ये चीज होती है यार। आंसर आपने उसको रिप्लाई क्या? मैंने उनको ये रिप्लाई किया कि पहली बात तो सीरियसली हैट्स ऑफ, अप्रिशिएट की जो जज्बा है ना, वो मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कैसे हो सकता होगा कि आफ्टर टेकिंग 14 अटेम्प्ट्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट, रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, स्टिल ही वांट्स टू कंप्लीट सीए। तो हैट्स ऑफ। मैंने उनको बस यही बोला कि यार फिर आप भूल जाइए कि आपने 14 अटेम्प्ट्स दिए थे, भूल जाइए सब कुछ जो भी पहले हुआ था। आप ये मानकर चलिए कि अब आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है। आप अपने आप को सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर करवाइए और कोई एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जितना क्लास में बताया जाए सिर्फ उतना कीजिए, जैसे क्लास में बताया जाए वैसे कीजिए। मैंने भी उनको टीचर्स रेकमेंड नहीं किए कि आप ये वाला सब्जेक्ट यहाँ से करिए, वो वाला सब्जेक्ट वहां से करिए। पहले देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर मैं बताऊंगा। अगर वो पूछते हैं कि मे बी वो पहले किसी और किन्हीं टीचर से पढ़ चुके हो, वो उन टीचर्स के साथ कंफर्टेबल हो, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि आप उन्हीं टीचर्स के साथ पढ़िए जिन टीचर्स के साथ आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि मैं टैक्स में सपोज XYZ टीचर से कंफर्टेबल हूँ, आप उनसे पढ़िए। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा आप टैक्स मुझसे पढ़िए। वो अगर मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढूं, ऑफ कोर्स फिर मैं अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दूंगा और मैं अपनी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन दूंगा। बट मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा, मैंने आज भी उनको बोला कि क्लासेस के साथ साथ रिवाइज करते जाइए और एक बार में एक ही ग्रुप दीजिए, क्योंकि अभी आपका फुल फ्लेजेड बिजनेस भी चल रहा है। तो अब आप एक बार में ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बोथ ग्रुप्स दूंगा और ये सब कुछ होगा। आप एक बार में एक ग्रुप दीजिए, क्योंकि आपका रेगुलर बिजनेस है। यू आर 31 years old, maybe you are married. मैंने ऑब्वियसली उनसे बोला नहीं, बट आई एम थिंकिंग maybe he is married, maybe he has some kids also. तो amidst all of that, if he is even thinking about doing CA all over again, hats off. like hats off, right? Hat off. तो उनको मैंने ये बोला कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करिए, भूल जाइए जो भी कुछ हुआ है, एंड ऐसे पढ़िए जैसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, और ऐसे मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप रिवाइज करते रहिए, बस तो हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एडवाइज्ड। एंड सर, अगर आपको अथॉरिटी दी जाए, आप इतने टाइम से सीए पढ़ा रहे हो, सीए इंटर भी पढ़ा रहे हो, सीए फाउंडेशन भी पढ़ा रहे हो, अगर आपको अथॉरिटी दी जाए, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन में हमने बात करा कि अगर आपको चेंज करने के लिए अगर आपके हाथ में अथॉरिटी होती तो आप एआई को इंट्रोड्यूस करते, तो वो कौन सी 4-5 चीज़ें होती जो आपको लगता है कि इसमें बहुत कमी है सीए कोर्स में आज भी, और जो चेंज डिमांड करती है, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे हो चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो, वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो चेंज होनी ही चाहिए, जो आईसीआई ध्यान नहीं दे रहा? ओके, अब ये जो लास्ट लाइन आपने बोली ना, आईसीआई ध्यान नहीं दे रहा, उस पे भी मैं बात करूंगा। चेंज क्या क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। आईसीएआई ध्यान नहीं दे रहा, इस लाइन से मैं पूरी तरह से अग्री नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आईसीएआई बहुत ध्यान दे रहा है। अच्छा, ठीक है, आईसीएआई बहुत ध्यान दे रहा है और आईसीएआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है जितने भी वो रेडिकल चेंजेस ला पाए लाने की। आईसीएआई हैज बीन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। ओके See what we need to understand, देखो मेरे लिए कहना और आपके लिए कहना बहुत आसान है, और मैं तो कह भी दूंगा, मैं अभी कह देता हूँ, सारे टेस्ट ऑनलाइन होने चाहिए। ठीक है, पेन पेपर वाले टेस्ट नहीं होने चाहिए, कंप्यूटर्स पे टेस्ट होने चाहिए। जो भी बैलेंस शीट्स बनानी है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाने हैं, या तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर बनाए जाने चाहिए, या तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बनाए जाने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे ही बनता है। राइट, प्रैक्टिकली मैन्युअली काम नहीं होता है। राइट। सिंपल कैलकुलेटर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस आपकी या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे होनी चाहिए या तो एक्सेल पे होनी चाहिए। ठीक है, एआई का इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एआई को यूज करके हम लोग डेटा एनालिसिस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग टूल्स लाइक क्लॉड, परप्लेक्सिटी, गूगल जेमिनी। ओके, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो बहुत अलग चीज हो गई, ठीक है, मतलब बेसिक लेवल की चीज हो गई। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एआई टूल्स। गूगल एआई स्टूडियो है, गामा है, नैपकिन एआई है, बहुत सारे ऐसे टूल, हुमाटा है। हुमाटा इज अ सॉफ्टवेयर, इज एन एआई टूल कंप्लीटली फॉर पीडीएफ्स। आप उसमें पीडीएफ्स अपलोड करोगे, वो आप पीडीएफ से चैट कर सकते हो।
एंड वो पीडीएफ से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताएगा, चैट करेगा. इट्स एन अमेजिंग टूल. Okay. देयर आर मल्टीपल अमेजिंग एआई टूल्स जिनको हम लोग यूज करवा सकते हैं सीए स्टूडेंट्स को. मतलब अभी जैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन सीए ने इंट्रोड्यूस किया है सीए फाइनल में. ओके. ठीक है, सीए फाइनल का जो पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 पेपर नंबर 6 है. ठीक है, पेपर नंबर जो 6 है वो ओपन बुक है. ओके. 4 घंटे का पेपर होता है. हाँ. एंड उसमें सभी सब्जेक्ट से मिला जुला कर केस स्टडीज पूछी जाती हैं. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स हैव टू कैरी सूटकेसेस कंटेनिंग बुक्स. राइट. आपने शायद रील्स देखी होंगी, मैंने भी देखा है कि स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स मतलब वो सूटकेस में भर भर के लेके जा रहे हैं. ठीक है, तो नाउ द थिंग इज कि व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है, तो अब रिसर्च करने का जो तरीका है ना वो बदल रहा है. अब रिसर्च करने का तरीका इज नॉट गोइंग थ्रू फिजिकल बुक्स. अब रिसर्च करने का तरीका है ऑनलाइन. ठीक है, तो मैं ये मतलब मैं अगर होता तो मैं मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं ये ओपन बुक एग्जामिनेशन की जगह पर मैं इंटरनेट की एक्सेस अलाउ करता. ओके. ठीक है, कि मैं इंटरनेट की एक्सेस, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आपको रिसर्च करनी है. आप प्रैक्टिकली रिसर्च कैसे करोगे? आप प्रैक्टिकली रिसर्च इंटरनेट के थ्रू करोगे. अब इंटरनेट में कहां देखना है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे कई सारी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड होगी, कई सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी. तो जो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है उसे आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हो? दीस आर द थिंग्स दैट नीड टू बी टॉट टू न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. राइट सर. राइट, तो आई वुड इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डिजिटाइजेशन इन द सीए करिकुलम. ठीक है, अब ये बात है कि आईसीएआई अभी क्यों नहीं कर पा रहा है. ठीक है, आईसीएआई ये इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में से भी तो हैं. राइट सर. क्या हर एक के पास कंप्यूटर्स की फैसिलिटी है? क्या हर एक के पास ऐसा इंटरनेट की फैसिलिटी है? नहीं है. हम शहर में बैठे, हमारे लिए मुंह खोल के बोलना बड़ा आसान है. राइट सर. ठीक है, बट आप देखो अगर तो आईसीएआई ने सीए फाइनल के 2 पेपर्स ऑनलाइन कर दिए. ओके. सीए फाइनल का जो लॉ है और सीए फाइनल का कॉस्टिंग है, पहले मैन्युअली होता था. अब आईसीएआई ने उसको ऑनलाइन कर दिया. तो आईसीएआई इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. आईसीएआई पहले एमसीक्यूज वाले पेपर्स नहीं देता था. अभी आईसीएआई ने एमसीक्यू पेपर्स तक देने शुरू कर दिए. राइट. एमसीक्यू पेपर्स सीएफए इंस्टीट्यूट नहीं देता भाई. राइट सर. सीएफए इंस्टीट्यूट अपने पेपर्स नहीं देता है. राइट. ठीक है, आईसीएआई दे रहा है. राइट सर. राइट, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल कंपेयर आईसीएआई विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स. राइट, क्योंकि डेमोग्राफी अलग है ना. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, जो सीपीए सीएफए एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज है, वो सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं. राइट सर. सीए कोर्स में सारे स्टूडेंट्स वैसे नहीं है यार. इन एवरी अटेम्प्ट वी हियर स्टोरीज लाइक कि किसी ऑटो वाले की बेटी सीए बनी है, किसी इस टाइप के लोगों के जो बच्चे हैं वो सीए बने. कहां से वो लोग बेचारे अफोर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर्स और ये सारी चीजें? मिडिल क्लास. वो नहीं अफोर्ड कर सकते. किसी तरह से इंस्टीट्यूट की फीस पे कर पा रहे. बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात. तो इंस्टीट्यूट बहुत कोशिश कर रहा है एंड सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट कर रहा है. एंड आई एम प्रीटी श्योर इंस्टीट्यूट आगे चल के और बेटर करता ही जाएगा. ये सर मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको एडवाइस देनी हो जो भी अभी सीए में आ रहा है, जैसे हमारी काफ़ी हद तक जनता जो है वो 12वीं पास कर चुकी है, काफ़ी अच्छा परसेंटेज के साथ पास कर रहा है, उनका ड्रीम है वो सीए बने, तो आप उनको अगर आपको उनको सजेशन देना हो कि उनके लिए सीए बना है या नहीं बना है, किसको सीए चूज़ करना चाहिए, एंड उसको क्या 5 से 6 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए स्टार्ट करने के पहले, जिसको वो अगर ध्यान में रखता है तो उसका श्योर शॉट है कि वो क्लियर होने ही वाला है फाउंडेशन उसका. राइट. हाँ, देखो किसके लिए सीए बनाए वो कंप्लीटली उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा. अगर उसको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, अगर उसको नंबर्स में इंटरेस्ट है, अगर उसको कंप्लायंसेस में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली वो सीए कर सकता है. ठीक है, अब तुमने कहा कि 5-6 चीजें ऐसे बताओ जो उसको स्टार्ट करने से पहले दिमाग में रखनी चाहिए जिससे वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर ले. मैं बताऊं अवनीश, 5-6 चीजों की जरूरत नहीं है, एक चीज काफी है. ओके. सिर्फ एक चीज काफी है. राइट. आप सीए के एग्जाम्स को वैसे ही मानो जैसे आप स्कूल के एग्जाम्स को मानते थे. ये नहीं कह रहा हूँ कि सीए का एग्जाम स्कूल जैसा है. मैं कह रहा हूँ सीए के एग्जाम को वैसा मानो जैसे आप स्कूल के एग्जाम को मानते थे. राइट सर. जैसे जब मैं सीए में आया तो मैंने पापा से पूछा था कि क्या है सीए, उन्होंने कहा सिंपल सा कोर्स है, हो जाएगा. मेरा सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था फेल होना इतना नॉर्मल है. राइट सर. मुझे नहीं पता था फेल होना इतना नॉर्मल. साइकोलॉजिकली आप अगर उसको बैठा लेते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है. राइट सर, अग्री. एग्जैक्टली.
तो जब मुझे पता है कि मैं किसी एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, जब आपने आपने 12-13 सालों में स्कूल लाइफ में, बचपन से लेकर स्कूल में, आप 12th क्लास तक स्कूल में हो, है ना? आप क्लास 1 से लेकर 12 में तो 12 साल तो ये हो गए। आपने लोअर केजी, वो लोअर केजी, यूकेजी और भी जो जो छोटी मोटी क्लासेस होती हैं, वहां पर भी आपने बहुत टेस्ट दिए। आपने जिंदगी भर, अभी तक की आपकी जो जिंदगी है, आपने 3-4 साल छोड़ के हर साल मल्टीपल एग्जाम्स दिए, हर साल बचपन से देते आ रहे हो। क्या कभी भी इस इंटेंशन से एग्जाम देते थे, इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगले अटेम्प्ट में कर लूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या कभी इस इंटेंशन के साथ एग्जाम देते थे 40 आ जाए बस? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा 90 से कम, अरे 80 से कम, 70 से कम तो यार पेरेंट्स आ जाते थे, टीचर्स आ जाते थे, आपका बेटा पढ़ता नहीं है। राइट सर, राइट। 70 मार्क्स, 70-80 मार्क्स पे यार इतने कम मार्क्स कैसे रह गए? राइट सर। उस टाइम पे ये नॉर्मल नहीं था फेल होना इतना। आप सोचते ही नहीं थे तो फेल कैसे होगे? अगर आप सोचते ही नहीं थे। राइट। जब आप सोच ही नहीं रहे हो कि आप फेल हो सकते हो। यार हमारी क्लासेस में कभी-कभी स्कूल में अगर रिपीटर कोई स्टूडेंट आता था, तो सोचो कितना उसको सब लोग कैसी नजरों से देखते थे, अरे क्या ये फेल हुआ है? राइट। उसके लिए कितना मुश्किल होता था क्लास को रिपीट कर पाना। बहुत प्रॉब्लम होती थी, खास करके पहले 2 महीने में तो उसको अपने मतलब वो खुद से डिमोटिवेटेड होता था। उसको साथ में अगर लंच करने जाना है तो उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो ये सोच के वो आगे के एग्जाम इंटरनल में प्रॉब्लम हो जाती थी उसको। और अभी तो काफी नॉर्मल हो गया है प्रोफेशनल कोर्सेज में। राइट सर। तो ये बात हो जाती है। तो जब आपने स्कूल में कभी फेल होने के बारे में नहीं सोचा, तो अगर आप सीए में भी कभी फेल होने के बारे में नहीं सोचोगे ना, तो नहीं फेल होगे। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। राइट सर। यार कैसे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट्स में क्लियर हो जाते हैं? वो इसी माइंडसेट से चलते हैं ना। हाँ, उनके दिमाग में नहीं बैठा हुआ कि उनके दिमाग में ये बॉर्डर लाइन नहीं है 40 वाली, जो सबके दिमाग में होती है कि 40 लाना ही लाना है, तो 40 के चलते 30 भी नहीं आता है। उनके दिमाग में होता है 90-95 लाने का। हाँ राइट। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं उनके दिमाग में होता है यार मुझे 90-95 लाना है। अब अगर 90-95 लाने के लिए आप पढ़ोगे तो आपके बहुत आराम से 70-80 तो आ ही जाएंगे ना। राइट सर। आप पढ़ ही ये सोच के रहे हो कि मुझे 40 लाना है, 45 लाना है, ये सब्जेक्ट तो बहुत खराब है, ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये सीए में इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आप इतना अपने आप को इंटेलेक्चुअली सुपीरियर समझोगे आईसीएआई से, तो आप मेरी तरह 9 अटेम्प्ट्स दोगे सीए फाइनल में। राइट सर। मैंने तो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअली सुपीरियर समझा था आईसीएआई से जब मैं सीए स्टूडेंट था। अच्छा। ठीक है, मैंने बहुत समझा। मैंने सीए इंटरमीडिएट में भी समझा था, वहां मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे। मैंने सीए फाइनल में भी समझा, वहां मुझे 9 अटेम्प्ट्स लगे। जिस अटेम्प्ट में मैंने समझा कि नहीं भाई आईसीएआई आप ही बाप हो, हाँ। तो उस अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया, उसके हिसाब से पढ़ के जवाब दिया तो क्लियर हो गया यार। सीपीटी के टाइम पे मुझे मालूम ही नहीं था। सीपीटी के टाइम पे मैं कभी सोचता ही नहीं था आईसीएआई खराब है। मैं सोचता था एग्जाम है, एग्जाम के लिए ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये मटेरियल पढ़ना है, ऐसे ऐसे रिवाइज करना है, मैं जाऊंगा पढ़ूंगा एग्जाम दूंगा, हो जाएगा, हो गया। फिर उसमें ये थोड़ी सोचते थे कि कितने क्वेश्चंस आने की वजह है, क्या पेपर टफ था, पुराना वाला पेपर कैसा था। एग्जाम है यार, आपने 100 नंबर का पढ़ा है, आप 100 नंबर का अटेम्प्ट करके जाओगे, आपका हो जाएगा। पहली बात है, बस यही एक एडवाइस है, नेगेटिविटी से दूर रहो। लोग आपको कुछ भी बोलते रहे, लोगों की बातें मत सुनो। बस एक ही एडवाइस है, नेगेटिविटी से दूर रहो। एग्जाम को एग्जाम की तरह से लो, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। इट्स जस्ट अनदर एग्जाम, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। राइट सर। एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन इज, आप एकाग्रता सीए के फाउंडर हो। अभी अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि अभी से लेकर के 5 साल बाद एकाग्रता सीए को एज अ फाउंडर आप कहाँ देखना चाहते हो? क्या प्लान्स है? अगर आप थोड़े बहुत शेयर कर पाओ हमारे साथ कि आगे के क्या आपका क्या विजन है इसको लेकर के, कि आगे 5 साल बाद क्या आप, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो इसको लेकर के, मेरे को दिख रहा है। आप एआई की बात कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हो जो इंस्टीट्यूट ऐड कर सकता है। आप एकाग्रता में और क्या ऐड करना चाहोगे जो इसको बाकी इंस्टीट्यूट से डिफरेंट बनाने वाली है, बाकी एडटेक से? बहुत कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ यार, बहुत कुछ मैं एकाग्रता में ऐड करना चाहता हूँ। इनफैक्ट पिछले साल मैंने कुछ चीजें ऐड करनी शुरू भी कर दी थी, ओके, बट वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई थी, बट वो मैं रिवील नहीं करना चाहता। ओके। अच्छा, वो मैं रिवील नहीं करना चाहता। जो चीजें मैं एकाग्रता को लेकर सोचता हूँ ना, वो मैं रिवील नहीं करना चाहता। बट ऑफ कोर्स इन वन लाइन आई वांट एकाग्रता टू बी प्लेस्ड अमंग द टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स। ओके, ठीक है, इफ नॉट एट द टॉप, आई वांट एकाग्रता टू बी प्लेस्ड इन द टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स। यार अगर सीए करना है तो टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो 1 शुड बी एकाग्रता। ओके, ठीक है, और उसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नाउ
See, I'm a co-founder of Ekagrita. Right, sir. I'm not the whole and sole founder of Ekagrita. राइट सर, अग्री। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं चाहता हूँ लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, जो कोई और चाहता है उसमें मेरा अलाइनमेंट नहीं होता। ये सारी चीजें होती रहती हैं। एंड व्हेनेवर यू विल वर्क विद मल्टीपल पीपल तो ऐसा हमेशा होगा। राइट दिस सर। इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। तो ये है, लेकिन बहुत सारे प्लान्स हैं, पर वो मैं चाहता हूँ धीरे धीरे जैसे जैसे आए तो आपको पता चले। राइट सर। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर टू बी द पार्ट ऑफ द लेजेंड्स टॉक सीजन 1। काफ़ी मज़ा आया बात करके। मैं चाहता नहीं हूँ कि कॉन्वर्सेशन खत्म हो, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड बट आई एम श्योर कि अगर नेक्स्ट सीजन में जो आपको बुलाने वाले हैं हम लोग, और भी बहुत बहुत बढ़ के अच्छे से डिस्कशन होने वाली है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम लोग टच करने वाले हैं होपफुली। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अवनीश। मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे 1.5 घंटा निकल गया यार। 1.5 घंटा हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। मैं तो सोच रहा था 30-40 मिनट्स की कन्वर्सेशन होगी, बट इट एक्चुअली डिडंट फील लाइक अ पॉडकास्ट। राइट सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं और पॉडकास्ट के लिए ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, एंड मुझे भी मजा आता है सभी स्टूडेंट्स से बात करने में। तो फिर मैं बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, बट ये वाला जो पॉडकास्ट है ना, एक्चुअली मैं भी बहुत बहुत ओपनली मैं बात कर पाया। Right. And it was actually a conversation going on, not Right. just a question and answer round. राइट सर। So it was actually a conversation going on. I also enjoyed it a lot. एंड सर इसके लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं सोचा था, कोई भी प्लानिंग नहीं करी थी कि क्या पूछना है। मैं चाहता था कि बहुत नेचुरल रखूँ इसको, एकदम फ्लो में जाए। क्योंकि जतिन सर ने मेरे को एक रिव्यू दिया था कि जैसे तूने मेरा रिकॉर्ड करा है ना, आगे भी पॉडकास्ट तो एकदम नेचुरल रखना, क्योंकि आंसर काफ़ी ओरिजिनल आने चाहिए, फिल्टर नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ अनफिल्टर्ड। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि तुम स्क्रिप्ट कब दोगे। मैं वेट कर रहा था Right. कि अवनीश कह रहे हैं कि पॉडकास्ट है, Right. सैटरडे शाम को 5 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, Right. 5:15 बजे 4:15 बजे रिमाइंडर दे रहा है। मेरी क्लास चल रही थी बाय द वे, जब तुम्हारा Okay. मैसेज आया तो Right. मेरी क्लास चल रही थी, 7:30 तक मेरी क्लास थी। तो मैंने कहा यार ये पॉडकास्ट से 45 मिनट पहले तो इसने रिमाइंडर भी भेज दिया, स्क्रिप्ट कब देगा? और 5 बजे Right. स्क्रिप्ट आई नहीं है। मैंने सोचा चलो देखा जाएगा, जो भी बात होगी देखी जाएगी। नहीं, वो हमारा जो थॉट था ना इसको लेकर के, हम लोग प्लान कर रहे थे 6 महीने पहले, तो हमारा ये थॉट था ना कि अगर स्क्रिप्ट रेडी करते हैं तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि ये क्वेश्चन पूछना है। फिर आपको भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल, जनता भी जानती है ना कि बहुत प्रेडिक्टेबल होने वाला है। आप सीए कैसे आए, आपने सीए क्यों चूज़ किया, आप क्या पढ़ाते हो, क्या करते हो, वो सब लोग जानते हैं। और वेरी फेमस एजुकेटर, राइट? वो सब तो ठीक है। मैं आपके थॉट प्रोसेस जानना चाहता था कि आप एक एजुकेटर हो, आपको क्या चेंजेस चाहिए होंगे आगे में। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। काफ़ी मज़ा आया बात करके। होपफुली सीजन 2 में कुछ और अलग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर टू बी द पार्ट ऑफ लेजेंड्स टॉक सीजन 1। बहुत मज़ा आया। थैंक यू अवनीश, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर।